नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष रंजन और आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल पीसीएस टाइम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी आपकी बेहतर चल रही होगी, साथ ही आप सेट प्रैक्टिस भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में 1 से 4 नंबर सेट तक सोल्यूशन किया था। आज हम सेट नंबर 5 पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सेट नंबर 5 में कौन से सब्जेक्ट से और कितने सवाल पूछे गए हैं। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सेट नंबर 5 में मैथ से सवाल जो पूछे गए हैं उसमें अर्थमेटिक से 31 क्वेश्चन पूछा गया है, साथ ही ग्राफ से 4 क्वेश्चन और एडवांस मैथ से 3 क्वेश्चन पूछा गया है और रीजनिंग से 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी मैथ और रीजनिंग मिलाकर 61 क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं अगर हम जीके जीएस की बात करें तो जनरल स्टडी पेपर में हिस्ट्री से 9 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन, पोल साइंस से 2 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स से एक भी सवाल देखने को नहीं मिला है। वहीं अगर जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में फिजिक्स से 1 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन और टेक्निकल यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या फिर अंतरिक्ष विज्ञान से 1 सवाल देखने को मिला है, यानी सभी मिलाकर जनरल साइंस से 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं अगर हम अदर सब्जेक्ट की बात करें तो मिसलेनियस से 3 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से 3 क्वेश्चन, करेंट अफेयर्स से 2 क्वेश्चन और कंप्यूटर से एक भी सवाल देखने को नहीं था, इसलिए अदर सब्जेक्ट से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम जनरल स्टडी, जनरल साइंस और अदर सब्जेक्ट को मिलाकर देखें तो 39 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमें 61 मैथ और रीजनिंग और 39 जीके जीएस के सवाल मिले हैं। तो हमें 100 क्वेश्चन में मैथ और रीजनिंग में 55 का टारगेट रखना है, साथ ही जीके जीएस में हमें 25 क्वेश्चन का टारगेट रखना है, ताकि हम 80 नंबर लाएं और 100 में 80 लाकर रेलवे एनटीपीसी में मेरिट तक पहुंच सकें और इस बार स्टेशन मास्टर बनने का सपना पूरा हो सके। आज हम सेट नंबर 5 के सवालों को देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। तो आइए आज सेट नंबर 5 के सवालों को देखते हैं। सेट नंबर 5 का सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि टमाटर क्या है। ऑप्शन है सब्जी, फल, फली और खाद्य तना। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि टमाटर का यूज हम सब्जी के रूप में करते हैं, इसलिए टमाटर एक प्रकार का सब्जी है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है। आपसे ये पूछने का मतलब हुआ कि टमाटर क्या है, जड़ है, तना है या फल है। तो आपको बताना है तो टमाटर इसमें क्या है, फल की श्रेणी में जाएगा। वैसे भी जिसमें बीज होता है यानी जिसमें बीजासन होते हैं वो फल की श्रेणी में जाता है। अब टमाटर के बारे में बात है तो टमाटर का रंग जो लाल होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर पूछा जाएगा तना का उदाहरण क्या है, जिसे पूछ दिया जाएगा अदरक क्या है, तो ऑप्शन रहेगा फल, जड़, तना। तो याद रखना है अदरक, हल्दी, प्याज, आलू ये सब जो है वो तना की श्रेणी में आते हैं और मूली, गाजर ये सब जो है वो जड़ की श्रेणी में आते हैं और बैगन, टमाटर ये सब जो है वो फल की श्रेणी में आते हैं। तो इसका क्या आंसर जाएगा, फल। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है। तो ऑप्शन है टिड्डियों के हमले, तूफान, चंद्रग्रहण और ज्वालामुखी विस्फोट। तो इसके आंसर जाएंगे डी नंबर, ज्वालामुखी विस्फोट। भूकंप जो है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी आता है। ज्वालामुखी क्या होता है, जब पृथ्वी के अंदर जो संवहनीय प्लेटें हैं जो लावा के नीचे तैरते रहते हैं, तो जब वो जब नीचे दबाव पड़ता है तो आपस में अभिसरित होते हैं, यानी घिसकते हैं या टकराते हैं। तो नीचे का दबाव क्या करता है, उस प्लेटें को ऊपर की ओर उठाना शुरू करता है। तो जब वो प्लेटें थोड़ी सी घसक जाती है या हटती है वहाँ से, तो वो लावा बाहर निकलता है और धरातल के बाहर निकल जाता है, तो यही ज्वालामुखी कहलाता है। और ज्वालामुखी जहाँ से शुरू होता है उस केंद्र को फोकस या केंद्र कहते हैं, और जहाँ सबसे पहले ज्वालामुखी धरातल पर पहुँचती है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी भूकंप आता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित है, यानी पी का मान क्या है या पी किसे कहते हैं। तो डीपीटी का फुल फॉर्म याद रखना है। डी से होता है डिप्थीरिया, पी से होता है प्यूटिसिस और टी से होता है टेटनस टॉक्साइड। इस बात का ध्यान रखना है, डिप्थीरिया, प्यूटिसिस, टेटनस टॉक्साइड याद रखना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 4 से 6 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से 6 क्या है, 4 से लेके 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 से 6 क्या है, एक आपका बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में क्षेत्र दर्शाए हुए हैं। 4 राज्य हैं, इधर क्षेत्र लिखा हुआ है, क्षेत्र में है गायन, एक और घर है, नृत्य और अभिनय। अभिनय मतलब एक्टिंग, अभिनय।
ऐसे तो मैंने क्वेश्चन में भी दे दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, और ये कुल का मतलब हुआ जोड़कर सब लिखा जाएगा। यहाँ पर है 60, यहाँ पर है 45 या 46, 74 और सबको जोड़कर लिखा है 180, यानी कुल का मान दिया है। उसी तरह से है 90, 74, 120 और कुल को जोड़कर लिखा है 284, 40, 20, 36, 96, सबको जोड़ के कितना लिखा है 96। तो देखिए सवाल में क्या कहता है, नीचे दी गई तालिका का संदर्भ लें, यानी उस तालिका को देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पुरुष प्रतिभागियों की संख्या कुल प्रतिभागियों की आधी है, यानी जो पुरुष व्यक्ति हैं वो कुल का आधा है, यानी 180 का आधा कितना 90, 284 का आधा कितना 142। और सवाल में एक पॉइंट और बोला है कि अभिनय के क्षेत्र में केवल पुरुष प्रतिभागी हैं, यानी 96 का 96 जो है वो सिर्फ पुरुष हैं, महिला नहीं है। तो ये हो गए पुरुष प्रतिभागी, इस बात का ध्यान देना है। तो सवाल में बोला महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या बताइए। अब एक बात बताइए, अगर 180 में से 90 व्यक्ति पुरुष हैं तो 90 महिला हुआ कि नहीं हुआ, और 284 में अगर 142 पुरुष हैं तो 142 जो है वो क्या हुआ, महिला हुआ। उसी तरह से अब यह 96 में तो 96 सिर्फ पुरुष है, उसमें तो महिला हो सकते नहीं है। तो पूछा था महिला, तो महिला सबको जोड़ेंगे 2, 9, 4, 13 के 3, 1, 1, 2, 232। तो ऑप्शन नंबर सी में है 232। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे, चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है। देखिए सबसे ज़्यादा जो संख्या है, अधिकतम जो संख्या है वो सबसे पहले 284 है, और 284 में केरल में देखिए 120 है। तो अगर 120 है तो आधा इसमें पुरुष है और आधा महिला है, तो 60 इसका आधा हो जाएगा। तो 60 यहाँ पर इसका आधा करेंगे तो 60 के बराबर भी नहीं जाएगा, 45 ही हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किस में है, केरल में, और ये आपका नृत्य में सबसे ज़्यादा प्रतिभागी हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, केरल, क्योंकि राज्य के बारे में पूछा था तो आंसर क्या जाना चाहिए, केरल। अगला है पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है। पुरुष को तो सबको जोड़ दीजिए, तो सबको जोड़िएगा तो 6, 2, 8, 9, 9, 18, 4, 22 के 2 हाथ में 2, 2, 1, 3, 328। तो पुरुष प्रतिभागी कितने हो गए, 328। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है सो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि अकाउंट को ACCOUNT अकाउंट को लिखा जाए NPBHAG, तो कहता है ऑनलाइन को ONLINE, ऑनलाइन को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। तो देखिए इसका जब कोड लिखिएगा, A का 1 होता है, C का 3, C का 3, O का 15, U का 21, N का 14, T का 20। देखिए कोड आप बिल्कुल याद रखिए एकदम, क्योंकि आपका स्पीड इस पर बना हुआ रहेगा। P का 16, B का 2, H का 8, A का 1 और G का 7। तो देखिए गौर करके सब में 13 बढ़ाया गया है। देखिए 1 में 13 जोड़िएगा 14 हो जाएगा, 3 में 13 जोड़िएगा 16 हो जाएगा, 3 में 13 जोड़िएगा 16 हो जाएगा। उसी तरह सब में 13 जोड़ा गया है। तो आप देखिएगा सब में 13 करके बढ़ाया गया। तो जब 13 बढ़ाएंगे तो जब 26 से प्लस हो जाएगा, जिससे अल्फ़ाबेट में तो 26 अंक होता है। जैसे आप देखिए 21 में तो 13 जोड़ेंगे तो पार कर जाएगा 26 से। तो जब 26 से प्लस होता है तो अल्फ़ाबेट फिर ABC से शुरू हो जाता है, इसी क्रम चलना चालू होगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो उसी तरह जब ऑनलाइन है तो O का मान 15, N का मान 14, L का मान 12, 1 मान 9, N का मान 14, E का मान 5। अब सब में 13 जोड़ दीजिए। तो देखिए जब इसमें 13 जोड़ेंगे 15 और 13 28 हो जाता है। देखिए 26 से पार कर गया, तो 26 से पार कर गया तो A और B गिनेंगे, क्योंकि 26 2 28 होता है, तो B हो जाएगा। तो आंसर यहाँ क्या, B हो गया। अब देखिए यहाँ N का मान 14 है, 14 में 13 जोड़िएगा तो 27 हो जाएगा, और 27 होगा तो 26 तक ही होता है, तो फिर A लिखा जाएगा। 12 में 13 जोड़िएगा 25 हो जाएगा, 25 Y का मान होता है। इनमें 9 का, यहाँ पर I का मान 9 है, तो 9 में 13 जोड़िएगा तो 9 3 12 22 हो जाएगा, यानी B हो जाएगा। 14 में 13 जोड़ेगा वापस 27 आ जाएगा, 27 फिर वापस A का आ जाएगा। यहाँ E का मान 5 दिया हुआ है, 5 में जोड़िएगा 13 18 हो जाएगा, यानी R हो जाएगा। तो VAR देखिए कौन सा ऑप्शन में है, D नंबर में। तो
तो कुछ नहीं करना था, बस सब में 13 क्या किया गया है, प्लस किया गया है। सब में 13 आपको क्या करना है, प्लस करना है। और ध्यान देना है कि 26 से प्लस हो जाएगा तो वापस ABCD से गिनना शुरू कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप 27, 28, 32 कर दीजिएगा, ये पार नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 8 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा। अगला पद बनाना है DQ है, FS है और HU है लिखा हुआ, और अगला आपको बताना है। तो देखिए कुछ नहीं है सवाल में, देखिए D का मान 4 होता है, Q का मान 17, F का मान 6, S का मान 19, H का मान 8, U का मान कितना होता है, 21 होता है। तो देखिए 4 2 6, 6 2 8, तो 8 2 कितना 10, 10 किसका कोड होता है, J का। देखिए यहाँ पर Q का मान 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 कितना 23, 23 का मान किसका, W का। तो सब में 2 2 प्लस किया गया है, लेकिन इसके साथ इसका संबंध, इसके साथ पहला के साथ पहला के साथ पहला के साथ पहला के साथ पहला का रिलेशन बनेगा, और दूसरा के साथ साथ दूसरा का रिलेशन बनते गया है। चलिए आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 kg हो। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि पृथ्वी पर वजन आपका 38 kg हो तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। तो याद रखिएगा, बुध ग्रह पर जो होता है पृथ्वी के तुलना में, जैसे पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु, यहाँ पर समझ लीजिए, अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 100 kg है तो बुध ग्रह पर उसी वस्तु का वजन 37 kg होता है। कितना होता है, 37 kg। तो सोचिए कि अगर 100 kg वजन बराबर 37 kg है तो 1 kg अगर पृथ्वी पर वजन होगा तो उस 37/100 kg होगा। तो यहाँ पूछा पृथ्वी पर 38 kg वजन है, तो पृथ्वी पर अगर 38 kg का वजन होगा तो 37 गुने 38/100 होगा। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 14 दशमलव समथिंग बन जाएगा। तो जो ऑप्शन में देखिए कौन है, आपके D नंबर 14.3 है, तो आंसर बन जाएंगे। तो ये बात आपको याद रखना है कि अगर पृथ्वी पर 100 kg का है तो 37 kg हो जाता है, और चंद्रमा पर अगर किसी वस्तु का 1 kg, मान लो यहाँ पर 6 kg है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर 1 kg का होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये होता है चंद्रमा के लिए, कभी कभी पूछ देता है सवाल में। तो वजन जो होता है गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, क्योंकि पृथ्वी के तुलना में बुध पर गुरुत्वाकर्षण कम है, इसीलिए पृथ्वी पर 100 kg, वहाँ पर 37 kg होता है बुध पर। अच्छा, पृथ्वी पर 6 kg तो चंद्रमा पर कई kg, 1 kg। इस बात का ध्यान रखना है। यानी अगर 1/6 कर दीजिए तो ऊपर चंद्रमा नीचे पृथ्वी, यानी 1/6। इस बात का ध्यान रखिए वजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद है क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। देखिए ये अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के कारण जो सूरज की रोशनी होती है उसके जो रंग होते हैं 7 रंग, उस सब विभाजित हो जाता है। तो ये आपका आंसर क्या जाएगा, अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 2 नंबरों का औसत 7:12 है, मतलब जो अनुपात दिया हुआ है, दोनों में 7 जोड़ दिया जाए, यानी इसमें भी 7 और इसमें भी 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 7:11। तो कहता है छोटी संख्या मालूम कीजिए। देखिए बाबू, ये अनुपात है, अनुपात में डायरेक्ट आप 7 नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि अनुपात किसी संख्या का वास्तविक मान नहीं होता। ये 700 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, तो ये कन्फर्म मान नहीं होता, इसलिए कन्फर्म संख्या इसमें नहीं जुड़ता है। तो क्या करेंगे, दोनों में अनुपात में x शामिल कर देंगे, तो 7x और नीचे 12x कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। देखिए दोनों में 7 जोड़ दिया गया था, जोड़ा गया था ना, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो अनुपात कितना हो गया था 7/11। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए कर देते हैं, 11 सत्ते 77x प्लस 11 सत्ते 77 बराबर 12 सत्ते 84x प्लस 7 सत्ते 49। 84 में से 77 चल गया तो बचा कितना 7x, इधर घटा देंगे तो 17 में से 8 गया 9 और इधर 2 28। x का मान कितना 4, तो x का मान 4 निकल गया। 4 पुट कर दीजिए तो 7 चौके देखिए 28 और 12 चौके कितना 48। पूछा था छोटी संख्या, तो आंसर क्या हो जाएगा 28। ठीक है, ऑप्शन से ही मान रख के बना सकते हैं। 28 में 7 जोड़ के देखिए, अगर बाई ऑप्शन बनाइएगा और छोटी संख्या 28 है मान लीजिए, तो 28 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 35, और उधर पट्टी कितना है 48। 48 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 55। देखिए 5 सत्ते 35, 11 5 55, 7:11 आ गया कि नहीं आ गया। तो बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं आप सवाल को, इस बात का ध्यान रखना है। बाई ऑप्शन भी सवाल को बना सकते हैं, जैसे बना लीजिए आप सवाल को, जो आपको अच्छा लगे बनाने में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन था, उस 11 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? प्रकंद का एक उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन है गाजर, शकरकंद, लहसुन, अदरक और हल्दी। देखिए प्रकंद तना के रूप में आता है, जैसे इसके तना है, जड़ है, सब प्रकंद में आते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर अदरक और हल्दी जो होते हैं वो प्रकंद के रूप में आते हैं। तो अदरक यहाँ पर ऑप्शन है। देखिए गाजर और जो शकरकंद और लहसुन है ये तीनों मूसला जड़ के रूप में आते हैं, और अदरक को आप क्या कहिएगा? तना के रूप में, यानी प्रकंद के रूप में। चलिए आंसर 12 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और दिए गए कथनों को सही मानकर जवाब को देना है। तो कथन क्या है? कुछ डॉक्टर कारीगर हैं, मान लेते हैं डॉक्टर का ग्राफ है। तो कहता है कुछ डॉक्टर, इस डॉक्टर में से कुछ जो हैं काट लेते हैं, वो क्या है? कारीगर हैं। कहता है सभी कारीगर लंबे हैं, जितना भी कारीगर आएगा सब के सब क्या होगा? लंबा के अंदर रहेगा। तो अब देखिए निष्कर्ष क्या कहता है? सभी डॉक्टर छोटे हैं। देखिए सभी डॉक्टर नहीं छोटे हैं, क्योंकि कुछ डॉक्टर लंबा भी है, डॉक्टर का भाग कटा हुआ है। तो पहला तो ऐसी गलत हो गया, पहला पूरी गलत हो गया। दूसरा कहता है कि कुछ कारीगर पुरुष हैं। देखिए यहाँ पर पुरुष का चर्चा ही नहीं था, डॉक्टर था, कारीगर था, लंबा था, पुरुष कहाँ था? तो दूसरा भी गलत हो गया। तो दूसरा भी गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या जाएंगे? कोई भी अनुसरण नहीं करता है या कोई भी तर्क संगत नहीं है। आंसर डी नंबर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद जाइए क्वेश्चन नंबर 14 में। निम्नलिखित में भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न यानी अलग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? 49, 63, 77, 119, इसमें अलग चुनना है। तो देख रहे हैं गौर करके कि 7 के पहाड़ा से सब कट जा रहा है, तो काटिए। देखिए 7 7 49 हो जाएगा, 63 लाना है तो 7 नामा 63 हो जाएगा, 7 गुने 11 77 आ जाएगा, और 17 गुने 7 यानी 7 गुने 17 करेंगे तो 19 आ जाएगा, 119 आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिए, देखिए 7 तो सब में है, लेकिन देखिए यहाँ पर विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या। विषम संख्या ने अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटे। 7, 11 और 17 सिर्फ अपने आप से कटता है, किसी से नहीं कटता है। लेकिन 9 जो है वो 3 का पहाड़ा से भी कटता है, 3 3 9 कटता है ना। तो इसका मतलब ये एक और पहाड़ा से कट रहा है, तो आंसर इसमें विषम कौन हो गया? 63। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। यदि प्लस को भाग कहा जाए, प्लस को क्या कहा जाए? भाग कहा जाए, माइनस को गुना कहा जाए, तो 8 + 6 - 3 का सॉल्यूशन कीजिए। बहुत आसान सवाल है। प्लस के ऊपर भाग कर देना है, तो 8 भागा 6, और माइनस के गुना कर देना है 3। पहले भागा कम होगा, 8/6 गुने 3, तो 3 दूनी 6, 2 चौके 8। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 4। 4 नंबर इसके क्या बन जाएंगे? आंसर। चलिए तो क्वेश्चन का 15 का बी हो जाएगा, बी आंसर लिख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। यानी अगर 8 वर्ष तक उस पैसा को छोड़ दीजिएगा तो कई गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा पैसा। लेकिन कहता है अगर वही ब्याज पर दर पर रहने देते हैं तो 5 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? 5 गुना कहता है कितने वर्ष में हो जाएगा? सवाल समझ रहे हैं? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, देखिए n1 - 1 बटा n2 - 1 बराबर t1 बटा t2। अगर समय के बारे में पूछा रहेगा तब, और अगर दर पूछ देता तो n1 - 1 बटा n2 - 1 बराबर r1 बटा r2। तो दर के लिए फार्मूला होता है, इसे याद रखिए। अगर दर देता 8% की दर पर 3 गुना तो फिर इस मेथड पर लगाते, लेकिन यहाँ पर समय दे दिया है तो समय वाला ट्रिक लगाएंगे। अब देखिए n1 का मतलब क्या हुआ? n का मतलब क्या हुआ? n का मतलब हुआ नंबर ऑफ कन्वर्सन पीरियड, यानी कितना गुना। तो देखिए पहला n1 का मतलब पहला वाला गुना, n2 का मतलब दूसरा वाला गुना। तो पहला गुना कितना है? 3, तो लिखेंगे 3 - 1, और n2 का मतलब 5, यानी 5 - 1 बराबर कितना? t1 बटा t2। t1 के मान कितना है? 8, और t2 का मान तो आपसे पूछवे किया है। तो 3 में से 1 गया 2 बटा यहाँ हो गया 4 बराबर 8 बटा x, 2 दूनी 4, 8 दूनी कितना? 16। 16 वर्ष में वो पैसा हो जाएगा कई गुना? 5 गुना। तो इसका आंसर क्या जाएंगे? 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? 16 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि 16a, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 16 बटा a बराबर 1 बटा √ है 0.25। तो a का मान बताइए, यानी इसका मान बताना है आपको a का।
तो करेंगे क्या, देखिए 16/a बराबर 1/, देखिए 25 लिख रहे, 25 किसका स्क्वायर है, मतलब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 5, अब पॉइंट है तो 0.5 हो गया, ठीक है 0.5 हो गया 25 का वर्गमूल। तो अब क्रॉस गुना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 16×5 80, और 80 के बाद दशमलव मारेगा क्योंकि यहाँ दशमलव है लगा हुआ पॉइंट के पास, तो a का वैल्यू कितना 8, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, ये खत्म हो जाता है, तो आंसर कितना जाएगा 8। चलिए क्वेश्चन 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ABC साझेदार कंपनी, क्वेश्चन नंबर 18, ABC साझेदार कंपनी में ABC 1,20,393 रुपया मुनाफा अर्जित करते हैं, जिसे बांट देना है 5, 3 और 1 में। कहता है बताइए बी का हिस्सा, तो कुछ नहीं है, 5, 3, 8, 1, 9 यूनिट का वैल्यू 120, 3, 9, 3 काटिए, 9 एकम 9, 3 12, 30, 9 3 27, 3 9 3 27, 9 3 27, 9 3 27 कट गया, बचा 27 का 6, 9 7 63, 9 7 63, 1 यूनिट का मान आया 3 3 7 7। तो पूछा बताइए बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कई यूनिट है 3 यूनिट, तो 3 से गुना करेंगे, 7 या 21 के एक हाथ में 2, 7 या 21 और 2, 23 के 3, देखिए कौन ऑप्शन में, बी नंबर में दिख रहा है, 23 के 3 हाथ में 2 और 3 3 9, 2 11 के एक हाथ में 1, 3 3 9 1 3 3 9 और 2 11 के एक हाथ में 1, 3 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 3 1 3 1 4, 40 131 कौन ऑप्शन में है, बी नंबर में। तो करना कुछ नहीं था, बस इतना बराबर पहले बंटवारा कर लिए पैसा का और 1 यूनिट का मान निकालिए। पूछा बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कई यूनिट 3, 3 से गुना कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 18 था, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कथन निष्कर्ष दिया गया है, सेब लाल हैं, मान लेते हैं ये सेब है, क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए, सेब लाल हैं, मान लेते हैं ये सेब है और सेब लाल है, तो इसके दो बात हो सकते हैं, हो सकता है कुछ सेब लाल रहे या हो सकता है सभी सेब लाल रहे, तो इसके दो केस बनते हैं, एक हो गया कुछ सेब लाल रहेगा और एक हो सकता है कि सभी के सभी सेब क्या रहे, लाल रहे। तो कहता है कोई भी लाल रंग फल सस्ता नहीं है, यानी लाल रंग जहाँ भी है वहाँ पर वो सस्ता नहीं है, यानी सस्ता वाला ग्राफ कहाँ हो गया, साइड में। और यहाँ पर अगर देखिएगा तो सस्ता यहाँ भी बन सकता है, सेब है तो ये सस्ता यहाँ बन सकता है क्योंकि लाल को टच नहीं कर रहा है। अब सवाल में देखिए इसमें ये वाला ग्राफ बन सकता है। अब देखिए सवाल क्या कहता है, निष्कर्ष सभी सेब सस्ते हैं, नहीं सभी सेब सस्ता नहीं है, कुछ सेब सस्ता हो सकता है, सब सेब सस्ता नहीं हो सकता है, तो पहला तो ऐसे ही गलत है। दूसरा कहता है लाल सेब सस्ते नहीं हैं, लाल सेब सस्ता है, यहाँ पर ही बोल रहा है और ये बोल रहा है लाल सेब सस्ता नहीं है, सस्ता दूर है। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर सही होता है, जब आइदर केस होता है तो एक भी काट देता है तो गलत हो जाता है, तो सेब सस्ता नहीं है, आंसर बन जाएगा सेब सस्ता नहीं है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सेब सस्ता नहीं है, आंसर इसका यही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भाई, दो संख्याओं का मस यानी एलसीएम जो है मस वो कितना है, 24 है। कहता है इनका लघुत्तम समावर्तक कौन हो सकता है, ऑप्शन है 118, 144, 128 और 136। आपसे लस पूछा है कि लस क्या हो सकता है। तो देखिए महत्तम वह संख्या होती है जो लस को भी पूरा पूरा काटती है और संख्या को भी पूरा पूरा काटती है। तो 24 किसको किसको काटेगा, 24 इसको नहीं काटेगा। और देखिए 24 छक 44 से काट देगा ना, बाकी 24 से कोई संख्या नहीं कटेगा, तो 124 जो है वो 24 से 144 जो है वो 24 से कट जाएगा और महत्तम से जो कट जाएगा वो लघुत्तम हो सकता है। तो आंसर क्या है, बी नंबर। चलिए 144 हो गया, क्लियर। 21 नंबर क्या है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। चंद्रशेखर जो थे वो भारतीय मूल के रहने वाले थे लेकिन अमेरिका में रहते थे और इन्होंने सितारों के बारे में पता लगाया था या तारों के बारे में पता लगाया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सितारा या सितारों पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन है ओलिवर गोल्डस्मिथ, निल्स होड और सिगमंड फ्रॉयड और आइजक न्यूटन। तो इसका आंसर क्या है, सिगमंड फ्रॉयड, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, सो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है नीचे कथन दिए गए निष्कर्ष आपको सही मानकर जवाब देना था। कोई शिक्षक गायन नहीं करते हैं, यानी जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षक को ऐसे मान लेते हैं, जितने भी शिक्षक हैं वो गायन नहीं है, यानी गा
नहीं सकते हैं, गायन से दूर हैं। कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती है। कुछ इसमें से शिक्षिकाएं हैं, कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती है। कोई शिक्षक गायन नहीं है, शिक्षक गायन नहीं है, लेकिन कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती है। शिक्षिका और शिक्षक में अंतर है। शिक्षिका हो गया लेडीज और शिक्षक हो गए पुरुष वाले वर्ग। तो कहता है कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती है, यानी क्या कर सकती है, डांस कर सकती है। तो सवाल में बोला सभी शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती है, नहीं। अभी आप बोले कि कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती है, तो फिर सभी शिक्षिकाएं नृत्य कैसे कर सकती है? पहला खड़ा खड़ा क्या हुआ, गलत हो गया। दूसरा कहता है कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है, कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, ये टच है ही नहीं। तो इसका आंसर जाएगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, दोनों के दोनों गलत बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? कहता है क्वेश्चन नंबर 24 में कि एक दुकानदार अपने सामान पर कैमूल से 25% अधिक अंकित करता है। क्वेश्चन नंबर 24, अब बेचते समय 25% छूट देता है। तो पहले 25% बढ़ा देता है, फिर 25% क्या करता है, कम कर देता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, x + y या माइनस जो भी रहे, -x - y प्लस y कुछ भी कर सकते हैं, प्लस माइनस -xy/100। तो देखिए यहाँ पर सवाल में पहले बढ़ा दिया फिर पहले कम कर दिया। तो पहले बढ़ा दिए तो प्लस, कम कर दिया माइनस, प्लस माइनस माइनस 25 × 25/100। इस ट्रिक का यूज करेंगे तो 25 से 25 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो प्लस में वो माइनस में है। 25 से 625 दशमलव बनाएगा तो 6.25% अब माइनस में लगल है, तो इसलिए क्या होगा, हानि। 6.25 का हानि। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? देखिए बर्लिन की दीवार जो है वो जर्मनी में पड़ती है, और जर्मनी को दो भागों में, उत्तरी जर्मनी और दक्षिण जर्मनी विभाजित करती थी। लेकिन वहाँ के लोगों को भावनात्मक बहुत दुख पहुँचता था, कि लगता था कि देश बटा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के लोगों ने बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। और बर्लिन की दीवार कहाँ पड़ती है, जर्मनी में पड़ती है। तो ये गिराया गया था 1989 ईस्वी में। पूछा गया कब गिराया गया, 1989 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? कहता है एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है। एक महिला है जो व्यक्ति का परिचय कराते हुए कह रही है। मान लेते हैं ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का परिचय करा करके कह रही है महिला कि उसकी पुत्री, यानी व्यक्ति की पुत्री। जब महिला कह रही है किसके बारे में, व्यक्ति के बारे में, महिला कह रही है व्यक्ति के बारे में कि उसकी पुत्री, यानी व्यक्ति की पुत्री, उसकी पुत्री मेरे पिता की इकलौती पोती। महिला कह रही है यहाँ पर कि मेरे पिता, मान लेते हैं ये महिला है, महिला के ये पिता हैं, मेरे पिता के इकलौती पोती। महिला के पिता के पोती कौन होगी? महिला अगर ये है, अगर इसकी बेटी इनकी पोती नहीं हो सकती है, क्योंकि ये नतनी हो जाएगी। तो क्या करेगी महिला का ये व्यक्ति भाई होगा, भाई बहन का रिश्ता है, और ये व्यक्ति का ये बेटा होगा। बेटा का जो पुत्री होगा ये इसके लिए क्या लगेगी, ये व्यक्ति, ये लड़की कौन लगेगी, पोती लगेगी। तो सवाल में यहाँ पर पूछा गया है, कहा गया है कि उसकी पुत्री, यानी व्यक्ति की पुत्री मेरे पिता की इकलौती पोती थी। ये बेटा, बेटा का पुत्री, पोती लगेगी। तो इकलौती पोती है, तो उस व्यक्ति किस प्रकार महिला से संबंधित है? तो ये महिला का भाई लगता है। क्या लगता है, भाई। लेकिन गौर करिएगा तो ऑप्शन में एक भी जगह भाई दिया हुआ नहीं है। तो अगर सवाल के अनुसार से देखते हैं तो इसका आंसर भाई होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ सवाल, यानी ये सवाल गलत लिखा हुआ है, अगर इस सवाल में हम सुधार करते हैं तब देखिए, अगर व्यक्ति कहता महिला के तरफ इशारा करते हुए, अगर ये मान लिया जाए ये महिला होती और ये व्यक्ति होता, अगर सवाल में हम बदल देते कि व्यक्ति कहता है महिला की ओर इशारा करते हुए कि उसकी पुत्री, यानी महिला की पुत्री, उसकी पुत्री मेरे पिता, मेरे व्यक्ति का पिता ले लेते हैं, ये व्यक्ति का पिता है, मेरे पिता की इकलौती पोती। सोचिए अगर महिला की ये पुत्री है और ये आपस में अगर पति पत्नी का रिश्ता यहाँ पर है,
तब सोचिए कि अगर ये महिला की पुत्री है तो इसकी भी पुत्री होगी, क्योंकि ये महिला पति पत्नी आपस में महिला व्यक्ति पुरुष हैं। तो अगर ये पुत्री इनकी है महिला की तो इनके लिए भी तो पुत्री ही होगी। तब सोचिए इसकी इनकी पोती हो जाएगी। कहता है सवाल मेरे पिता की इकलौती पोती, यानी बेटा की पुत्री इकलौती पोती हो जाएगी। तब यहाँ पर स्थिति में महिला से पुरुष का क्या रिश्ता बनता है? पति का। तब यहाँ पर इसके अनुसार से पति आंसर जाना सही होता। लेकिन अगर जो कह रहा है कि महिला व्यक्ति का परिचय कराते हुए कर रही है, यानी महिला व्यक्ति की तरफ इशारा करके कह रही है, तो इसका आंसर भाई जाना चाहिए। लेकिन अगर यही व्यक्ति अगर महिला की तरफ इशारा करते हुए कहता तब इसका आंसर पति होता। तो ये क्वेश्चन गलत है 26 नंबर। 26 नंबर में अगर हम कहे हुए बातों के अनुसार से चलते हैं तो इसका आंसर कौन होना चाहिए? भाई होना चाहिए। लेकिन अगर हम सुधार करते हैं और इसके ऑप्शन के अनुसार से चलते हैं तब इसका आंसर पति होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 26। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 बायोलॉजी का क्वेश्चन है। यूमामी क्या है? देखिए यूमामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वाद से संबंधित या फिर स्वाद का एक प्रकार। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में चिकित्सा की पद्धति की शाखा, स्वाद का एक प्रकार, धातु का प्रकार, एक ब्रांड समूह, तो इसके आंसर होंगे स्वाद का प्रकार। यूमामी जो है जापानी शब्द होने के साथ साथ यूमामी में 5 जो स्वाद है 5 स्वाद को मिलाया गया है। 5 स्वादों को मिलाकर यूमामी शब्द बना हुआ है, जिसमें खट्टा, मीठा, तीता, नमकीन सब है मिला हुआ। और ये एक प्रकार का जो स्वाद होता है मेन रूप से टमाटर में पाया जाता है, यूमामी स्वाद। और ये टमाटर में देखे हो कभी कभी आप सॉस में सुनते होंगे, टमाटर का जो टोमेटो सॉस आता है तो उसमें आप सुनते होंगे यमी लगता है। तो यूमामी शब्द से ही यमी वर्ड बना है और ये एक जापानी वर्ड है जिसका अर्थ होता है स्वाद का एक प्रकार। चलिए तो इसका आंसर क्या जाना चाहिए? स्वाद का एक प्रकार। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, ये भी जीएस का ही सवाल है। प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एसपीएम का एस का मतलब होता है सस्पेंडेड, पी का मतलब होता है पार्टिकुलेट और एम का मतलब होता है मैटर। तो आप इसके फुल फॉर्म याद रखें, ये आपके लिए जरूरी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। यह भी जीएस का सवाल है। निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन यानी डायरेक्टर के लिए ऑस्कर जीता है? तो इसके देखिए ये सवाल जो है वो ऑप्शन पर आधारित सवाल है। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं जो फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड जीते हैं, लेकिन इन चारों ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है। तो इसमें चारों में जो आंसर हैं उसके सत्यजीत राय होंगे। सत्यजीत राय एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है। ए आर रहमान सिंगर के तौर पर हैं। चलिए 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? अधिकतम पैर का मतलब पैरों की गिनती नहीं बताई गई है। तो यहाँ पर मकड़ी, गोजर और व्याघ्र, पतंग ये सब की पैरों की गिनती की जा सकती है। सशस्त्र पाद का मतलब होता है बहुत सारे पैरों वाला। तो यहाँ पर इसका आंसर ये ज़्यादा सटीक होंगे, बहुत सारे पैरों वाला यानी सशस्त्र पाद, अधिक पैर वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है यदि हैप्पी को 66 लिखा जाए, HAPPY, हैप्पी को कितना लिखा जाए? 66 लिखा जाए। सौरो, SORROW, सौरो को लिखा जाए 108। तो लाफ को क्या लिखा जाए? LAUGH, लाफ को क्या लिखा जाए? तो देखिए कुछ नहीं किया गया है, सबका कोडिंग लिखकर जोड़ दिया गया है। H का मान 8, A का मान 1, P का मान 16, P का मान 16, Y का मान 25। जब आप सबको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? 66 आ जाएगा। उसी तरह से S का मान 19, O का मान 15, R का मान 18, R का मान 18, O का मान 15, W का मान 23। जब सबको जोड़िएगा तो 108 आ जाएगा। तो उसी तरह से L का मान 12, A का मान 1, U का मान 21, G का मान 7, H का मान 8। तो सबको जोड़िए, 21 और 1 22 और 8 30 और 12 42 और 7 49। देखिए कौन से ऑप्शन में 49 दिए हुए हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में 49 आया हुआ है। तो 31 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसके आंसर 49 है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से एकदम भिन्न को चुनिए, एकदम अलग को चुनिए। तो आपके ऑप्शन क्या है? क्वीन, रानी, स्पेड, स्पेड माने होता है कुदाल, इस बात का ध्यान रखना है। स्क्वायर, वर्ग और डायमंड हो गया हीरा।
तो देखिए यहाँ पर जो क्वीन है इसका भी उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा होता है। स्क्वायर वर्ग बहुत सारी चीज़ों से ले सकते हैं। डायमंड की उत्पत्ति प्रकृति द्वारा होता है, लेकिन कुदाल की बात करें तो इसका निर्माण मनुष्य के द्वारा होता है। ये कृत्रिम है, इसलिए इसके आंसर जाएंगे स्पेड। स्क्वायर बहुत सारे जगह को कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ पर मेन जो इसका आंसर जाना चाहिए कुदाल जाना चाहिए, स्क्वायर जाना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। फुट इंच, 33 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है, तो बहुत ही आसान सवाल है। फुट का संबंध किसके साथ लिखा है? इंच के साथ। तो कहता है मीटर का संबंध किसके साथ है? यही सवाल है। देखिए फुट में छोटी इकाई जो है वो इंच होती है, या फिर कहिए फुट संबंधित है इंच से। तो उसी तरह से मीटर की छोटी इकाई होती है सेंटीमीटर। तो देखिए सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक समानांतर चतुर्भुज का मतलब है आयत को अगर लकवा लग जाता है यानी टेढ़ा हो जाता है तो समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। अगर वर्ग को लकवा या टेढ़ा हो जाता है तो वो समचतुर्भुज कहलाता है। तो कहता है इसका मान ABCD है, ABCD। तो कहता है इसका क्षेत्रफल 25 है, यानी पूरा जो समानांतर चतुर्भुज है इनका क्षेत्रफल कितना है? 25 वर्ग सेंटीमीटर है, क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग में रहता है। कहता है त्रिभुज BCD, अगर यहाँ से लाइनिंग मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा जिसका नाम है BCD। कहता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो याद रखिए जो समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण होता है वो समानांतर चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो अगर टोटल का मान यहाँ से यहाँ तक 25 है तो इसका आधा अगर हम बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 12.5। तो आपसे यही पूछा है कि एगो का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका भी 12.5 हो सकता है, इसका भी हो सकता है। अगर इसके बारे में पूछता ADB तब भी 12.5 होता, लेकिन आपसे पूछा BCD के बारे में तो हो जाता 12.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्या कहता है सो देखते हैं। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, क्वेश्चन नंबर 35, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी विद्युतीय खंभे को, मान लेते हैं ये रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ये रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ 250 मीटर, ठीक है। और एक विद्युतीय खंभा को, मान लेते हैं ये खंभा है, रेलगाड़ी इधर से आ रही है, तो रेलगाड़ी इसको पार करने में कितना समय लगा रही है? 8 सेकेंड लगाती है पार करने में, ठीक है। लेकिन कहती है कि यदि वह एक प्लेटफॉर्म को, अब मान लेते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है और इसको अब रेलगाड़ी पार करेगी, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में लग जाता है कितना टाइम? 20 सेकेंड। सवाल में पूछा गया बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। ये प्लेटफॉर्म है आपका, तो इसकी लंबाई पूछा गया, तो मान लेते हैं इसकी लंबाई x। प्लेटफॉर्म ये है आपका, याद रखिए हम लिख देते हैं प्लेटफॉर्म, इसकी लंबाई मान लेते हैं कितना? x। मान लीजिए प्लेटफॉर्म की लंबाई x और रेलगाड़ी की लंबाई तो 250 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए सवाल को समझिएगा, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो सिर्फ रेलगाड़ी अपनी दूरी तय करती है, लेकिन जब किसी पुल को या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी दूरी के साथ साथ प्लेटफॉर्म की दूरी भी जोड़ कर तय करती है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है और समय दिया हुआ है, तो हम रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे। यहाँ से रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे तो चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। समय कितना है? 8 सेकेंड। तो ये मीटर प्रति सेकेंड में आया है, किस में आया है? मीटर प्रति सेकेंड में। इस बात का ध्यान रखना है, इसको चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि किसी भी चीज़ की लंबाई, ट्रेन या प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में आती है, इसलिए हम मीटर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चाल निकल गया। अब सोचिए चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। अब हमारे पास चाल आ गया 250 बटा 8 और होता है दूरी बटा समय। तो दूरी अब कितना होगा? चाल है दिए, याद रखिएगा ये चाल है, 250 बटा 8 क्या है? चाल। तो दूरी हो गया 250 प्लस x, क्योंकि अब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की दूरी भी तय होगी। तो 250 प्लस x माने प्लेटफॉर्म की लंबाई, दूरी बटा समय। समय कितना देर में पार की है? 20 सेकेंड में। बस इसको कैलकुलेशन करना है। तो देखिए काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20 से क्रॉस गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 25 पचे यानी 1250। 25 पचे 25 से 1250 बराबर
इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 प्लस 2x, 500 प्लस 2x, इसको ध्यान रखिएगा 500 प्लस 2x। तो 500 इधर घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 750, यानी 750 बराबर 2x। तो x का वैल्यू निकालेगा तो 2 से कटेगा, तो 37 दूनी 74, 375, 37 दूनी 74, बच गया 10, 5 दूनी 10, 375। तो ये आ गया प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो देखिए कौन से ऑप्शन में प्लेटफॉर्म की लंबाई 375 दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया हुआ है। सवाल बहुत अच्छा था, चलिए मिटा देते हैं इसको। अगला सवाल क्या है सो देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 36 में निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, बोल रहा है अगली संख्या कौन सी आएगी। लिखा हुआ है 36, 100, 196 और अगला कौन। देखिए ये जो संख्या है वो 6 का स्क्वायर है, ये जो संख्या है वो 10 का स्क्वायर है, ये जो संख्या है ये आपका 14 का स्क्वायर है। तो देखिए 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18। अब क्या होगा 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर होता है 324। तो इसके आंसर क्या जाएंगे 324। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। देखिए इसके आंसर होने चाहिए रोजर फेडर। रोजर फेडर जो हैं वो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं टेनिस के, और इन्होंने 20 बार ग्रैंड स्लैम खिताब को जीता है। साथ ही 302 सप्ताह के लिए लगातार विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी के स्थान पर रहे हैं, यानी नंबर 1 स्थान पर बने रहे रैंकिंग में। तो इसका आंसर क्या है रोजर फेडर। रोजर फेडर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं और ये टेनिस खिलाड़ी हैं। कभी कभी ये भी सवाल पूछ देगा कि रोजर फेडर जो हैं उस किस खेल से संबंधित हैं, तो क्या बनाना है आंसर इसके टेनिस। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। 38 नंबर क्या कहता है, कहता है 4 पर पावर 3 यानी 4 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 6 बराबर 10 पर पावर m। तो m का मान बताइए, यही सवाल है। हम देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और q ऊपर है और गुने 5 पर पावर 6। देखिए जब घात के ऊपर घात होता है तो आपस में गुना हो जाता है, तो 2 पर पावर 3 दूनी 6 हो गया गुने 5 पर पावर 6। जब घातांक बराबर होते हैं तो आधार आपस में गुना में है तो गुना हो सकता है, यानी 5 दूनी 10 पर पावर 6 लिख सकते हैं। इसको एक ही घातांक लिखाता है। और आगे देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ था 10 पर पावर m। तो अब देखिए आधार बराबर हो जाते हैं तो घातांक बराबर होते हैं, यानी m का मान कितना 6, और आपसे यही पूछा था, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 39 नंबर क्वेश्चन है लीमर क्या है। देखिए लीमर जो है एक प्रकार का बानर का जाति है, ठीक है, जिसकी पूंछ काली और उजली होती है और इसकी आंखें बड़ी होती है। ये जनरली मेडागास्कर द्वीप पर पाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर देखिए ऑप्शन क्या है, मानव शरीर में एक हड्डी नहीं, वो फीमर है। मानव शरीर की एक हड्डी जो है वो फीमर है, जिसको जांघ की हड्डी कहते हैं। कैंसर के विकास का एक कारण नहीं, ऐसा नहीं है। एक साधारण मरीज मशीन और मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर। तो यहाँ पर एक जानवर है लेकिन वो बानर समूह का जानवर है, जैसे बंदर समूह का है तो वो बानर समूह का एक जानवर है जिसकी आंखें बड़ी है और पूंछें जो है काली और उजली होती है। चलिए ये कहाँ पाया जाता है, मेडागास्कर द्वीप पर। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, निम्नलिखित में से आंकड़ों का बहुलक 52 है। बहुलक बोलते हैं जिसकी बहुलता ज़्यादा हो, यानी बार बार आ चुका हो, वही बहुलक होता है। कहता है x का मान बताइए कि क्या हो सकता है। देखिए आपके पास संख्या दी हुई है 52 है, 45 है, 49 है, 54 है, 56 है, फिर 52 है, x-3 है और 56 है। तो बहुलक 52 आने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा बार इस संख्याओं में 52 आया होगा। तो देखिए 52 कई बार आया है, 1 बार, 2 बार, और जरा आगे बढ़िए तो देखिए 56 भी 2 बार आया हुआ है। यहाँ पर आया हुआ है 56 2 बार। तो इसका मतलब है बहुलक जो है वो 3 बार आया होगा तभी आया होगा।
तो देखिए यहाँ पर एक संख्या है x-3, अगर इसके जगह पर 52 होता तो 52 कै गो बन जाता, 3 गो, और जब 3 गो 52 हो जाता तो बहुलक आसानी से 52 बन जाता। तो हम कह सकते हैं कि x-3 बराबर अगर 52 होता तो मान हो जाता। तो देखिए x का वैल्यू कितना, 3 उधर जाकर जुट गया यानी 55। अगर x के जगह पर आप x का मान पूछा है, x के जगह पर अगर 55 रख देते हैं तो 55 में से 3 जाएगा तो 52 बचेगा कि नहीं, और बचेगा तो बहुलक में आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका x का मान पूछा गया है, इसलिए आंसर क्या होगा 55 ना कि 52। 52 3 घटाने पर, क्योंकि x-3 का मान 52 होना चाहिए। चलिए तो आंसर 55 होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कणों में सकारात्मक आवेश, सकारात्मक आवेश का मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज होना या पॉजिटिव होना होता है। तो ऑप्शन है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन ही इसके आंसर हैं क्योंकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, ये धन आवेशित होते हैं। तो इसके आंसर क्या होंगे, प्रोटॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इस पर गौर कर लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, P Q के बेटे का भाई है। P जो है वो Q के एक बेटा है, Q के बेटे का मतलब हुआ पोता। बोलेंगे बेटा का बेटा, तो बेटा का बेटा क्या कहलाएगा, पोता। बेटे के बेटे का भाई, बेटे के बेटे का भाई, याद रखना है, भाई है। कौन है भाई, इसका नाम क्या है, P। P जो है Q के बेटे का भाई है। तो कहता है P का Q से क्या रिश्ता है। देखिए P का Q से, जिसके साथ से लग जाए वहां से दूर आना हो, यानी P के बारे में बताना है कि P कौन लगता है। तो अगर ये पोता है तो ये भी पोता होगा, तो ऑप्शन किस में जाएगा, पोता में जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 43। लास्ट सफर किसने चित्रित किया था। देखिए लास्ट सफर जो है, जिसका हिंदी अर्थ होता है अंतिम भोज, और ये एक प्रकार का चित्रकारी है जो लियोनार्दो दा विंची कहाँ के थे, यूनान के, लियोनार्दो दा विंची के द्वारा बनाया गया है। याद रखिए मोनालिसा और अंतिम भोज यानी लास्ट सफर ऑफ जजमेंट भी बोलते हैं इसे, लास्ट सफर, ये दोनों के रचनाकार हैं लियोनार्दो दा विंची जो यूनान के थे। तो इसके आंसर क्या आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर लियोनार्दो दा विंची। क्वेश्चन अगला पॉइंट है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है। ज्यामिति का जनक यूनान के ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था यूक्लिड। उन्हें ज्यामिति का जनक कहा जाता है, जिनके नाम पर यूक्लिड नियम भी आया है, थ्योरम आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, सो देखिए। एक बल्लेबाज अगले ओवर में भी स्ट्राइक पर बने रहना चाहता है। मान लेते हैं ये पिच है, ठीक है, ये पिच है, यहाँ बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है, ठीक है, और इधर से गेंद को फेंका जा रहा है। तो सोचिए, कहता है सवाल में कि अगले ओवर में भी वो स्ट्राइक पर रहना चाहता है। मान लेते हैं एक ओवर में कितना गेंद होता है, 6 गेंद होता है, यानी 6 बार फेंका जाता है गेंद को। तो अब सोचिए कि अगर 6 बार गेंद को फेंका जाएगा और अगर ये 6 पर छक्का मार देता है तो 36 रन हो जाता है। लेकिन जब ये 6 गेंद पर छक्का मार देगा तो अगला ओवर में फिर ये नहीं खेलेगा। अगला ओवर में कौन खेलेगा, जो यहाँ पर स्ट्राइक पर होता है ना, जो आपका यहाँ पर से बॉलर के पास जो होता है बैट्समैन, वो होता है। तो अब यहाँ पर अगर ये व्यक्ति 5 गेंद पर छक्का लगाता है, तो 5 गेंद पर छक्का लगा देगा तो कै रन बनाएगा, 5 छक 30 रन। और छठा गेंद पर क्या करेगा, 1 रन ले लेगा। तो जैसी 1 रन छठा गेंद पर, जब छठा गेंद आएगा तो उस पर मात्र 1 रन लेगा। तो 1 रन लेगा तो कितना रन हो जाएगा उसका, कुल मिलाकर के 31 रन हो जाएगा। और वो अगला ओवर में भी स्ट्राइक पर बने रहना चाहेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, देख लीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर 35 दे रहा है, लेकिन इसके आंसर जब आप व्याख्या में जाएंगे तो 31 ही बनाया हुआ है, जो कि वहाँ सही होगा। यहाँ पर 35 गलत है ऑप्शन बनाया हुआ, आंसर डी इसके हैं 31 हैं। पीछे व्याख्या में देखिएगा 31 आंसर बनाया हुआ है, लेकिन इनका समझाने का जो तरीका है थोड़ा नहीं समझ में आएगा, देखिएगा। चलिए जो भी है अपना अपना सबका।
क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे। 2012 में जो ओलंपिक हुआ था वह लंदन में हुआ था और भारत को उसमें मात्र 6 पदक ही प्राप्त हुआ था। और 2008 का जो पदक हुआ था वो भी चीन के बीजिंग में हुआ था। चीन के बीजिंग में हुआ था जिसमें भारत को मात्र 3 पदक प्राप्त हुआ था। तो यहाँ 2012 वाला पूछ दिया है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भारत में कितने पदक जीते, तो मात्र 6 पदक मिला था और ये कहाँ हुआ था, लंदन में। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 47 पर। चलिए 47 नंबर देखते हैं। कहता है निम्नलिखित चार्ट कक्षा के छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। यदि 165 छात्र डी खेल खेलते हैं तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या बताइए। देखिए कुल संख्या माना जाता है 100%, याद रखिएगा। तो यहाँ सवाल में नीचे मतलब बार ग्राफ दे दिया है, बोलता है डी खेलते हैं कितने लोग, 165 लोग। तो देखिए डी का जो ग्राफ है वो कहाँ तक गया है, तो गौर करके देखिएगा तो डी का ग्राफ 15% तक गया है। कहाँ तक गया है, 15% तक। तो डी का ग्राफ चला गया है 15%, यानी 15% लोग डी खेल खेलते हैं। और यहाँ पर संख्या में कितना दिया हुआ है, 165 छात्र डी खेल खेलते हैं। तो काटेंगे तो देखिए कितने मरते कट जाएगा, 11 मरते। तो 1% का वैल्यू 11 और कुल छात्र अपने आप में कितने पढ़ते हैं, 100%। तो 100% बराबर कितना, 1100, यानी कुल छात्र कितने हैं, 1100। यही इसके आंसर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 48 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। 1 + 2 = 5, 3 + 4 = 25, तो 5 + 6 = 8। देखिए कुछ नहीं किया गया है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, तो 25। उसी तरह से 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36 और 5 के स्क्वायर कितना, 25, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 5 11, 3 2 5 1 6, तो 61 इसके आंसर बन जाएंगे ऑप्शन नंबर डी में। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 48 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए। कहता है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 72 है, फिर प्रश्न चिन्ह यहाँ दिया हुआ है, 8 है, फिर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, 3 है, बराबर 27 है। तो क्या लाइएगा कि 27 आ जाए। तो देखिए सबसे पहला चीज, ऐसे सवालों में आप ऑप्शन देखे बिना भी दिमाग लगा सकते हैं। अगर इसको भागा यहाँ रख दें तो 8 9 72, 9 आ जाएगा। 9 में 3 से गुना करेंगे 27 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भाग और यहाँ पर गुना होना चाहिए। तो अगर कर देंगे 72 भागा 8 गुना 3, तो भागा मारेंगे तो जाएगा 9, 9 तिया कितना 27, और 27 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये तो हुआ आसान सवाल था, इसलिए मान रख लिया। अगर नहीं बनने वाला होगा और नहीं आपको पता चलेगा कि कौन सा चिन्ह रखें, तो ऑप्शन से एक एक कर करके रखेंगे। तो ऑप्शन में सबसे पहले ऐसे सवालों में सी रखेंगे, बी रखेंगे, डी रखेंगे, उसके बाद ए ऑप्शन को रखेंगे। आपको जनरली ज़्यादा से 90% सवालों में बी और सी के आंसर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर कौन है, बी आपके आंसर हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है इन सवालों का वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, कि जितना भी है जितना हम आपको समझा पाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो वो है बुर्ज खलीफा, जो दुबई में पड़ता है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा 51 नंबर को देखते हैं। x का 15%, x प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, x प्रतिशत का मतलब गुना 15% बराबर 1.2%। यही सवाल में है ना। तो देखिए करना क्या है, अगर आप एकदम आसान से इसको मतलब चाहते हैं कि एकदम समझ के बनाएं, तो अगर प्रतिशत को आप तोड़िएगा तो नीचे 100 आ जाएगा, अब प्रतिशत को तोड़िएगा तो नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ भी जब प्रतिशत को तोड़िएगा तो नीचे 100 आ जाएगा ना। अब देखिए गौर करके, जब इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक शून्य और आएगा, यानी 1000 आ जाएगा। तो देखिए 2 शून्य 1 3 शून्य से 3 शून्य खत्म हो गया, तो दशमलव तो खत्म हो गया यहाँ से। अब देखिए 4 से 3 से 3 चौके 12, 3 5 15, 5 दूनी 10, x/2 बराबर 4, यानी x बराबर कितना 8। तो इसके आंसर हो जाएंगे x बराबर 8, ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है। कौन सी भाषा, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है। देखिए
जापानी लोग जो होते हैं अपनी भाषा में चित्रों का भी प्रयोग करते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे इस तरह की बनी होती है, इस तरह का बना होता है, तो ये सब जापानी और चाइना भाषा में होता है। तो यहाँ तो चाइना तो ऑप्शन में था नहीं, तो इसका आंसर क्या मारेंगे? जापानी। जापानी भाषा में भाषा के साथ चित्रों का भी प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या है? निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा था? देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में अमर सिंह नाम का एक नवरत्न में शामिल व्यक्ति रहता था, जिसने संस्कृत के लिए शब्दकोश का निर्माण किया और वो अमरकोश कहलाया। फिर से एक बार सुन लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नवरत्नों में अमर सिंह नाम का एक नवरत्न रहता था, जिसने अमरकोश नामक से संस्कृत शब्दकोश की रचना की। जैसे इंग्लिश में डिक्शनरी होता है, वैसे संस्कृत में उसकी रचना की गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या कहता है? यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं। यहाँ पर चावल के कितने ढेर हैं? मान लेते हैं 1 ढेर, 2 ढेर, 3 ढेर। कहता है एक में 120 केजी चावल है, दूसरा में 144 केजी चावल है, और तीसरा में जो है 204 केजी चावल है। कितना है? 204 केजी चावल है। एक बैग की अधिकतम क्षमता बताइए। बैग का मतलब समझ जाइए बोरी या फिर पैकेट, जो भी समझिए आप। एक बैग की अधिकतम क्षमता बताइए या ज्ञात करिए, ताकि ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। इन तीनों एक ऐसी संख्या का मतलब एक ऐसी बोरी का मान या बैग का मान आपको बताना है। बैग समझते हैं, जो चावल का बोरी आता है छोटा, वो 30 केजी या 50 केजी का, उसको बैग बोलते हैं। तो उस चावल के बोरी में कहता है एक ऐसी बोरी का मान बताइए, बैग का मान बताइए, जो तीनों चावल को जब हम रखने लगें तो चावल बर्बाद नहीं हो, यानी पूरा पूरा अट जाए। यानी एक ऐसी संख्या का मान बताइए जो तीनों को काट देता है। तो याद रखिए, जो संख्या अपनी संख्याओं को काटता है वो महत्तम कहलाता है। अगर तीनों को काटने वाला संख्या है तो ऐसे सवालों में क्या निकलता है? महत्तम, मस निकलता है। तो मस अगर यही रहता 3, एगो में डीजल है, एगो में पेट्रोल है, एगो मान लिया जाए तेल होता है केरोसिन तेल, तो कहता कौन सा डब्बा लें जो तीनों को नाप दे, तो वैसे में भी महत्तम निकलता है। तो महत्तम निकालेंगे तो देखें कौन सा ऐसी संख्या लें जो तीनों को विभाजित कर रहा है भाई। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 120 को तोड़ दीजिए। 120 को तोड़िए, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 15 ठी 20 आसने 5 तिया 15। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 तिया कितना? 20 आसे। अब ये टूट तो सकता नहीं है। देखिए 2 से 144 कट जाएगा, देखिए वो भी कट जाएगा। 2 दूनी 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 2 14, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब 8 से देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से काटिए तो 4 8 एकम 8, 14 64 कट गया। 8 दूनी 16, 16 4 20, 44 नहीं कटेगा, 8 से नहीं कट रहा है। 50 देखिएगा तो ई नहीं कटेगा। और 3 से देखिए 4 4 8 1 9, 4 2 6, सब 3 से भी कट जाता है। ये इसका मतलब हुआ कि ये तीनों संख्या 3 का पहाड़ा से भी कटता है, 2 का पहाड़ा से भी और 2 का पहाड़ा से, लेकिन 2 और 2 जो एक्स्ट्रा था वो दोनों से नहीं कट रहा है, क्योंकि 8 से नहीं कट रहा है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया कितना? 12। यानी 12 केजी का एक ऐसा बोरी लीजिए आप, 12 केजी का एक ऐसा बोरी लीजिए जो 12 दहें के 20 से, बर बढ़े 44 से, और 12 एकम 12 बरसते 84, यानी 17 मरते, ये भी कैंसिल हो गया। तो आपके आंसर क्या हो जाने चाहिए? 12। तो इसके आंसर देख लीजिए क्या है आंसर? 12। देखिए कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि कितना बार मतलब नापा जाए, तो 12 12 12 मरते, सॉरी 12 10 10 मरते, 12 12 12 मरते और 17 मरते। तो 17 12 और 10 ऐसे भी करके संख्या पूछ देता कि कितना बार नापेंगे। ये हो गया कौन डिब्बा चाहिए, यानी कौन बैग चाहिए, बैग का क्षमता चाहिए। और पूछा कितना बार चाहिए, तो कितना बार, तो इसको भागा मारिएगा, नहीं तो पता चल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए। खाली महत्तम निकालना था जो तीनों को पूरा पूरा नाप सके। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो कामरूप जो थे, जो असम के बहुत पुराने राजा में से एक थे, जिन्होंने असम राज्य को बहुत विकसित किया था। तो इसके आंसर क्या होना चाहिए? असम। अगला शब्द है, सवाल है 56 नंबर। शब्द रडार किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन है, तो रडार का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन जो भी दिए हो रहे, रडार का फुल होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। तो इसके आंसर क्या आ जाएंगे? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? 57 का है बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या है?
x बराबर प्लस y बराबर गुना z बराबर माइनस, तो इतना का मान पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। 58 क्या कहता है कि x बराबर प्लस y बराबर गुना z बराबर माइनस, तो 3x 4/2z 9 का मान बताना है। तो कुछ नहीं करना है, x के जगह पर प्लस का मान रखना है 3 + 4, y की जगह पर गुना का मान रखना है गुना 2 और z की जगह पर -9। पहले गुना का होगा काम, 8 3 + -9, 8 3 11 में से 9 गया कितना 2, तो इसके आंसर क्या होंगे 2। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 59 पर। 58 हो गया, क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि a + b के दी होल स्क्वायर, a + b के दी होल स्क्वायर बराबर 100, तो a अनुपात b बराबर 1:3, तो ab का मान क्या होगा, ab बराबर भाट, यही है सवाल। तो देखिए ये अनुपात में है और अनुपात किसी संख्या का वास्तविक मान नहीं होता है, इसलिए इसमें x शामिल करेंगे तो संख्या बनेगा, यानी हो जाएगा x अनुपात 3x, क्योंकि 1 में साथ गुना x करेंगे तो ऐसी रह जाएगा, x रह जाएगा। तो a का वैल्यू x और b का वैल्यू कितना 3x। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को अगर हटाइएगा तो बन जाएगा यहाँ जाके क्या वर्गमूल, यानी a + b बराबर √100। तो सोचिए कि 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो a + b बराबर कितना 10। अब a और b का मान दिया हुआ है आपके पास, तो 3x और 1 4x जोड़ेंगे a + b, तो 3x 1 4x मिलकर हो जाएगा 4x बराबर 10। तो x का वैल्यू कितना 5/2, 2 दूनी 4, 2 × 5 10 काटेंगे 5/2, तो मान पुट कर देंगे x का मान हो गया 5/2, और यहाँ पर 5/2 जब रखेंगे मान तो हो जाएगा 15/2। तो a b पूछा है, दोनों को गुना करने के लिए गुना करेंगे तो 15 × 5 75 कितना 4, तो 18 × 4 72, 18.75 इसके आ जाएंगे क्या आंसर। तो करना कुछ नहीं था, बाद में बस मान रख करके सॉल्यूशन करना था। तो 59 नंबर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए। 60 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, 60 नंबर सवाल कहता है कि एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा, क्वेश्चन नंबर 60, एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा अंकों का औसत जो है माध्य है 72.5 है। बाद में देखा गया गलती से एक माध्य का मान 84 के जगह पर लिखा गया 48। तो कहता है अब सही माध्य बताइए। देखिए 40 संख्या है और जिसका औसत कितना है 72.5, क्लियर। लिखना था 84 और लिख दिए आप कितना 48, तो कितना कम लिख दिए। आपको सही करने के लिए जोड़ना पड़ेगा न। लिखना था 84, हम आपको बोलेंगे 84 रुपया लेके आइए और आप लेके आइएगा 48 रुपया, तो जितना पैसा कम लाइएगा आपको लाना पड़ेगा। तो देखिए 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, यानी 36 रुपया आप कम लेके आए। तो 36 रुपया आप लेके आइए। तो 36 रुपया जो है ये जो कम लाए हैं वो 40 संख्या पर प्रभाव डालता है, तो बटा 40 हो जाएगा। इसको भागा मारिएगा तो आ जाएगा 0.9, तो 0.9 आप कम लाए हैं, तो कम लाए हैं तो दे दीजिए। तो 72.5 + 0.9, तो जोड़ेंगे तो 9 5 14 के 4, हाथ में 1, 72 1 73, 73.4 ऑप्शन नंबर डी मौजूद है। देखिए फिर से 40 आंकड़ा का औसत इतना दिया हुआ था, लिखना था 84 और लिख दिया 48, तो 36 कम लिख दिए न। तो 36 को बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, 36 और देंगे तो जोड़ेंगे, जोड़े हैं लेकिन एक तरीके से जोड़ेंगे, 36 नहीं जोड़ देंगे क्योंकि संख्या नहीं जोड़ेंगे। तो 40 संख्या से भागा मारेंगे तो 36 संख्या का औसत निकलेगा। 36 संख्या का औसत है 0.9, तो औसत के साथ औसत ही जुड़ता है, संख्या नहीं। तो 72.5 औसत था, इसके साथ औसत को जोड़े हैं तो आंसर आ गया। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तब आप क्या करेंगे कि 40 संख्याओं का औसत 72.5 है, लिखना था 84 और लिखा गया 48, जो सही लिखना था उसके साथ प्लस, जो गलती से लिखा गया उसके साथ माइनस, अब बटा कुल संख्या कितना 40। तो 72.5 को 10 से यहाँ तोड़ोगे तो पॉइंट बोले 10 में टूटेगा, पॉइंट यहाँ से हट गया। 10 चौके 40, 4 मरते कैंसिल, गुना कर देते हैं। 5 चौक 20 के 0, हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0, हाथ में 1, 7 चौक 28 1 29, 2900। अब प्लस इधर दोनों घटाइए कितना आया था 36, तो हो गया 29, अब बटा 40 कीजिएगा
तो हो जाएगा 2936/40 भागा मारिएगा तो वही आपका जो 73 दशमलव कितना आया था 4, वही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, भागा मारने में भी दिक्कत है तो वो काम कर देते हैं, सब हम ही से करवा लीजिए। 4 दहें के 40, कट गया 4 मरते 10 मरते, 4 का से 4 सत्ते 28, एक बच गया तो ये हो गया कितना 13, तो 4 सत्ते 28 लगाए तो 13 हो गया। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 तिया 12, एक बच गया 4 चौक 16, ये दशमलव 10 तक मारेगा तो 73.4 आ जाएगा। चलिए, है ना, कुछ काम खुद भी कर लिया कीजिए, कुछ काम मेरे लिए छोड़ दीजिए, है ना। चलिए आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? लाल सागर से। लाल सागर जो है वो स्वेज नहर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 62 पर, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? उच्चतम न्यायालय हो गया यानी सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, 65 साल में वो रिटायर करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 63। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 63 है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त है जिसमें सबसे बड़ी जीवा का नाम 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको व्यास कहा जाता है, याद रखिएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। और व्यास का मान कितना दिया है? व्यास होता है बीच से एकदम, ये सेंटर है, ये पूरा का मान कितना दिया? 10। तो इसका आधा जो होता है वो त्रिज्या होता है, तो r बराबर कितना? 5। अगर पूरा d बराबर व्यास होता है तो b पूरा d का मान वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है व्यास। तो d का मान 10 है यहाँ से यहाँ, तो आधा कितना होगा? 5। और आधा जो होता है व्यास का आधा त्रिज्या कहलाता है। कहता है सबसे छोटी जीवा का मान 4 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं ये सबसे छोटी जीवा होगी जिसका मान 4 सेंटीमीटर है। तो अगर इसका आधा, देखिए अब एक बात और बताते हैं, जब छोटी सबसे जीवा है तो जब सेंटर से लंब गिरता है न तो जीवा को 2 भागों में विभाजित करता है, यानी इस जीवा को 2 भाग में बांटेगा। तो अगर छोटी जीवा का मान यहाँ से यहाँ तक का मान 4 है तो आधा कितना? 2। कहता है सबसे छोटी जीवा का मान 4 है। देखिए बड़ी जीवा D को कहते हैं और छोटी जीवा जो होगा ये है छोटी जीवा। छोटी जीवा का मान कितना है? 4। तो 4 का आधा कर दिए तो कितना हो गया? 2, यानी 2 इधर भी है 2 इधर भी। देखिए अब एक बात यहाँ ध्यान से देखना है, समझना है कि अब यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है? 2। और त्रिज्या का एक गुण है कि सेंटर से कहीं पट्टी खींचिए, किधर भी खींचिए वो 5 होगा, त्रिज्या बराबर होता है। तो यहाँ से यहाँ भी अगर खींचिएगा तो मान 5 होगा। तो अब देखिए तो जरा गौर करके, इस समकोण त्रिभुज बनता है, ये 90 डिग्री विभाजित करता है। तो यहाँ से यहाँ तक का मान 5 है और यहाँ से यहाँ तो मान 2 है। तो कर्ण दे दिया और आधार दे दिया, तो लंब निकालना है, लंब बोलते हैं इसको। तो लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के अंडर रूट। क्लियर? तो 5 का स्क्वायर कितना? 25 माइनस 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो घटा देंगे तो अंडर रूट कितना? 21। तो इसका मान आ गया अंडर रूट 21। अब सवाल में देखिए क्या आपसे पूछ दिया है, आपसे सवाल में पूछ दिया है कि सवाल में बस यहीं तक था, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सवाल इतना बड़ा है ही नहीं, सवाल तो बहुत छोटा था, आपको इतना करने की जरूरत नहीं। चलिए फिर भी आप सीख लिए, यहीं पर आपका आंसर निकल गया था। सवाल r का मान 5 था, बहुत आसान सवाल था। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का मान 10 है, सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है और व्यास के आधा त्रिज्या होता है, यही आपका आंसर है। लेकिन आपको डीपली थोड़ा समझा दिए कि अगर आपको पूछ दिया जाता कि 2 जीवा के बीच की दूरी क्या है तो यहाँ पर मान √21 होता, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया, बहुत आसान सवाल पूछ दिया गया। बस त्रिज्या क्या है? तो त्रिज्या 5, चाहे 5 कहीं पर भी रहे, बाकी 2 का कोई छोटी जीवा का कोई काम यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर सवाल में होता तो इसके आंसर √21 आते। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ देता तो, अगर यहाँ से यहाँ तो 2 जान ही रहे हैं। चलिए अगर यह पूछ देता सब छोटी जीवा और बड़ी जीवा के बीच की दूरी कितनी है, तो छोटी जीवा और बड़ी जीवा के बीच की दूरी √21 है। तो सवाल को चलिए जान लिया, अच्छा बात है ना। परीक्षा में ध्यान दे के पढ़िएगा, नहीं तो ज़्यादा बनाते रह जाइएगा सवाल को। क्वेश्चन नंबर 64, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे घोषित किया गया था? ये सवाल 2015 का है, तो आज हमें 2020 में इस सवाल से कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी आप
याद रखिए आंसर, इसका आंसर है एंजेला मर्केल। देखिए वह कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका व्याख्या करना उचित नहीं है, वो बहुत पहले सवाल आ चुके हैं, जिसके कोई आने का कोई कारण नहीं बन सकता है। अभी पूछने का तो रेलवे कुछ भी पूछ देता है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका कारण अभी नहीं बनता है, जिसको आप छोड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 65, लेकिन फिर भी आप उसका आंसर याद रखेंगे। मैमल्स बोलते हैं वैसे जानवर को जो स्तनपायी होता है। स्तनपायी का मतलब होता है वैसे जानवर जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो मैमल्स कहलाती है, स्तनपायी कहलाती है। हुमा एक प्रकार का जानवर है, याद रखिए। तो मैमल्स का दिया है हुमा, MAMMAL, मैमल को दिया है हुमा। देखिए दरअसल में होमा नाम का एक जानवर होता है, लेकिन उसको होमा बोलते हैं, लेकिन इसको हुमा भी बोलते हैं जानवर को। तो कहता है फ्लावर का क्या होगा, FLOWER, फ्लावर का क्या होगा। तो सोचिए हुमा एक प्रकार का अगर स्तनपायी जानवर है तो ऑप्शन में है रोज। देखिए रोज है D नंबर में। तो गुलाब एक प्रकार का क्या है, फूल है। अगर हुमा एक प्रकार का जानवर है तो रोज एक प्रकार का क्या है, फूल है। देखिए कुछ ऐसे सवाल रीजनिंग में भी NTPC में पूछे जाते हैं जिसमें आपको वर्ड का नॉलेज भी होना चाहिए, मीनिंग का थोड़ा बहुत आप मीनिंग का भी ज्ञान रखें। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति को क्या शपथ, और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। यानी राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 67 पर। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है 3/7.1/3 प्लस 3/3.1/7। ये सब तो आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए बना देते हैं। 7 × 21 = 22/3। आदत बिगाड़ रहे हैं हम, है ना। 7 × 21 = 22/7। तो देखिए यहाँ पर बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी बटा में है। तो नीचे वाला जो मान है वो ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, 9/22। और नीचे वाला ऊपर जाएगा 7 × 21/22। तो 22 और 22 का लघुत्तम 22 ही होगा, यानी 9 + 21, 21 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 30/22 यानी 15/11। 15/11 देखिए कौन सा ऑप्शन में है। देखिए पूर्णांक में दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णांक में देते 11 × 11 = 4, 15/4। तो आंसर 67 के क्या हो गए, एक पूर्णांक 4/11। चलिए 67 के बाद क्वेश्चन नंबर आ जाइए 68 पर। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, गुना भाग करना है। गुना भाग है, देख लीजिए 8.1/3 गुने 4.1/5 भागा 5.1/4। तो चलिए भाई देख लेते हैं। 8 × 3 = 24, 1 25/3 गुना 5 × 20 और 1 21/5। अभी भागा में है, भागा 5 × 20 1 21/4। तो देखिए पहले भाग का काम होता है, तो लिखेंगे 25/3 गुने 21/5 गुने। ये भाग को अगर आप गुना में कर दीजिएगा तो ये पलट जाएगा, यानी हो जाएगा 4/21। 21/4 क्या बन जाता है पलट कर 4/21, और भाग बदलता है गुना में। 21 से 21 कैंसल, 5 × 5 = 25, 5 × 20/3। देखिए कौन सा ऑप्शन में है 20/3 का मतलब 6.2/3। ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाइए। स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल का जो मालिक होता है, हेड होता है, वो प्रिंसिपल होता है। कोर्ट में जो हेड होता है वो न्यायाधीश होता है, जिसको आप बोलते हैं जज, है ना। चलिए आते हैं अगला पॉइंट को, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है देख लेते हैं। 2 वर्ष में एक मूलधन 5% चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण और समान समय उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये ज़्यादा हैं, तो मूलधन बताइए। देखिए टाइम आपको दे दिया 2 वर्ष, दर दे दिया आपको 5%, चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये ज़्यादा है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो है उस साधारण ब्याज से 10 रुपया ज़्यादा है, और समय और दर वही है। तो ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर है वो कितने का है 10 रुपया का।
साधारण ब्याज SI और CI में अंतर। ज़्यादा होने का मतलब साधारण ब्याज से ज़्यादा है तो ज़्यादा चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे, 10 रुपये का अंतर होना चाहिए ना। तो देखिए एक फार्मूला होता है SCI माइनस SI बराबर P इंटू R बट्टा 100 के दी होल स्क्वायर। ये होता है जब 2 वर्षों के लिए 2 वर्ष का अंतर निकालना हो CI SI में, ठीक है, तब फार्मूला यूज करते हैं। तो इसका मान 10 दिया हुआ था, बराबर P का मान निकालना है, R का मान दिल है 5, 5 के स्क्वायर कितना 25 और 100 के स्क्वायर कितना 1000 कर 10,000 कर देते हैं, 100 का स्क्वायर यानी 100 पर 2 शून्य और। अब इसको काट दीजिए, 25 चौके 100, 400 मरते कट गया, गुना करेंगे तो बन जाएगा P का वैल्यू कितना 4000। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, C नंबर में मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 71 हो गया, नहीं 71 है क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? देखिए पहिया का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में पहिया का आविष्कार, कृषि का आविष्कार और आपका भुने हुए मांस वगैरह खाने लगे थे, या कृषि का आविष्कार कहिए, गेहूं जौ का आविष्कार जो हुआ था नवपाषाण काल में हुआ था। तो पहिया में सबसे पहले लकड़ी का पहिया बना था। पहले क्या करते थे, पेड़ को काट करके और गोल जैसा निकालते थे, उसी को पहिया बना करके काम करते थे। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, लकड़ी। देखिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो देख लेते हैं। फायर FIRE, फायर को लिखा गया 69185। स्नो SNOW, स्नो को लिखा गया 19 14 15 23। तो रेन को कहता है क्या लिखा जाएगा RAIN। बहुत आसान सवाल है। देखिए F का कोड ही 6 होता है, I का कोड ही 9 होता है, R का कोड 18 होता है, E का कोड 5 होता है। अल्फ़ाबेट में 1 से 26 तक है, सबका कोड याद रखिए। S का मान 19, N का मान 14, O का मान 15, W का मान 23। तो यहाँ भी याद रखिए, R का मान 18, A का मान 1, I का मान 9 और N का मान 14। 18 19 14 देखिए कौन से ऑप्शन में है, 18 19 14 C नंबर में। चलिए 72 हो गया। क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? आपको पिछले सवाल में भी बताए थे, सेट में एक सवाल आया था, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में कौन कौन जो है गैस प्रमुख हैं। तो देखिए सवाल यहाँ कौन इसमें प्रमुख हैं, तो CO2 के कारण मेन रूप से ग्रीन हाउस गैस फैलता है। आपको बताए हैं कि जब सूर्य की किरण आती है पृथ्वी पर और धरातल से जब ऊपर उठ के जाने लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जो CO2, उस पूरे गैस जो ताप को होता है रोक लेता है एक चादर बना करके, और वापस उस गर्मी को पृथ्वी पर भेज देता है। तो पृथ्वी पर तापमान में गर्मी आ जाती है, इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव। चलिए आ जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, क्वेश्चन नंबर 74 पर आइए। A और B की आयु का अनुपात 1:2 है। A और B की आयु का अनुपात कितना है, 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। 3 अनुपात कितना होगा, 5 होगा। ये हो वर्तमान में, और ये है कई वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद। तो कहता है वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल बहुत इजी होता है, एज रिलेशनशिप का, ब्लड रिलेशनशिप, सॉरी एज प्रॉब्लम का, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। फिर से सवाल पढ़ देते हैं। A और B की आयु का अनुपात 1:2 है का मतलब अभी वर्तमान में। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल को आप ऑप्शन से भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। एज प्रॉब्लम के सवाल लगभग 80% से ज़्यादा आप ऑप्शन से बना सकते हैं। तो देखिए आपके सामने हम ऑप्शन लिख देते हैं, 14 28। हम सभी ऑप्शन लिखते हैं, 6 12 15 30 10 20। तो कहता है दोनों के बीच में अनुपात जो है 1:2 है। तो देखिए तो 14 दूनी 28, 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, 10 दूनी 20, सब में 1:2 का अनुपात है। तो पहला बात तो दोनों में सही हो गया। अब सवाल में बोलता है 7 वर्ष बाद, तो अब सोचिए आप, 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 28 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर से 14 में सवाल में बोला था ना कि 7 वर्ष के बाद अनुपात 3:5 आना चाहिए। तो अगर 14 में 7 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना साल, 21, और 28 में 7 जोड़ेंगे कितना, 35। तो कहता है इनका अनुपात काट के देखिए, 3 7 7 21, 7 5 35। देखिए तो 3:5 नहीं आ गया। इसका मतलब आपका पहला वाला आंसर 14 28 ही क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ जाएं।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। 75 नंबर क्या कहता है, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। 22 सेंटीमीटर परिधि, परिधि बोलते हैं यहां से लेकर के यहां तक वाले, यानी बाउंड्री को बोलते हैं परिधि। परिधि क्या बोलते हैं, परिधि। किसको, बाउंड्री को बोलते हैं परिधि। तो परिधि का मान है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे पूछ दिया क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल का वृत्त का, यानी ये वृत्त बना रहे हैं तो वृत्त की परिधि का मान दिया हुआ है और वृत्त का क्षेत्रफल का मान निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान हमेशा कितना ले जाता है, 22/7। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो पाई आर स्क्वायर होता है, आर तो मेरे पास है ही नहीं दिया हुआ, तो आर कैसे लगाएंगे, तो परिधि के द्वारा आर निकालेंगे। तो देखिए वृत्त का परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर कितना, 22 सेंटीमीटर। तो देखिए 2 पाई का मान 22/7 गुने आर बराबर 22, 22 से 22 कैंसिल, ये हो गया आर बराबर 7/2। तो अब मान रख देंगे, आर का मान निकल गया है। तो पाई का मान 22/7 और आर के मान 7/2 गुने 7/2, क्योंकि स्क्वायर है, आर स्क्वायर है। 7 से 7 कैंसिल, ये 11 मरते कैंसिल, 11 × 7 = 77/2, 38 दूनी 76, 38.5 आंसर हो जाएंगे 38.5 डी नंबर। चलिए मिटा दें, बस कुछ नहीं, फार्मूला पर है। फार्मूला से पहले परिधि के फार्मूला से आर निकाल लिए और आर निकालने के बाद क्षेत्रफल में बैठा दिए, आ गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75 के बाद है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर करके ऑक्सीजन में परिवर्तित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, प्रकाश संश्लेषण। पौधा जो होते हैं वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमें ऑक्सीजन को दे देते हैं, लेकिन रात में उल्टा काम करते हैं। रात में क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। इसीलिए कहा था रात के में पौधा के पास नहीं सोना चाहिए या पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 50 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं। 50 आदमी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 18 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 18 आदमी काम को x दिन में करेंगे। किस पर बना, मैन इंटू डे, M1D1 बराबर M2D2, यानी पहला मैन दूसरा, पहला आदमी पहला दिन, दूसरा मैन दूसरा दिन। तो 50 आदमी 20 दिन में, 18 आदमी कितना दिन में। काटेंगे इसको तो ये आधा हो जाएगा 9, आधा हो जाएगा 10, तो अब तो कटेगा नहीं, हो जाएगा 500/9 x का मान। अब इसको भागा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा पूर्णांक में 55.5/9 आंसर आ जाएगा। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 को देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 78 में कि GEM को लिखा जाए NJZ, तो किड को क्या लिखा जाए, KID। देखिए कोड लिख लीजिए पहले, G का मान 7, E का मान 5, N का मान 13, N का मान 14, J का मान 10 और 26। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 13 दूनी 26। सब में 2 से क्या किया गया, गुना। तो आप भी गुना कीजिए, K का मान 11, E का मान 9 और D का मान 4। 11 गुने 2 कितना, 22। V का मान होता है N का 18, 9 दूनी 18, R का, और 4 दूनी 8, 8 किसका, H का, VRH। देखिए कौन सा ऑप्शन में VRH, A नंबर में ऑप्शन में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 79 पर। 79 से लेकर करके 81 तक का जवाब आपको देना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित जानकारियों का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का जवाब दीजिए। कुछ लड़के और लड़कियां पंक्ति में खड़े हैं। मान लेते हैं ये पंक्ति है और इसमें कुछ लड़का और लड़की क्या हैं, खड़े हैं। पहली लड़की के आगे बाद एक लड़का है। मान लेते हैं, देखिए ये जो ग्राफ है ये लड़की का मान लेते हैं, गर्ल का, GIRL। और मान लेते हैं ये वाला जो ग्राफ बना रहे हैं ये बॉयज का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, समझ जाइएगा, बॉयज का ग्राफ है। तो सवाल में बोल रहा है पहली लड़की के बाद, मान लेते हैं ये लड़की है, लड़की का ग्राफ ये है,
तो एक लड़का है, पहली लड़की के बाद क्या लड़का, एक लड़का है। कहता है दूसरी लड़की के बाद दो लड़के हैं, जब दूसरी लड़की आएगी तो इसके बाद क्या लड़का आएगा, दो लड़का आएगा। जब तीसरी लड़की आएगी तो क्या लड़का आएगा, तीन लड़का। ये पॉइंट बोला गया है। तो कहता है इसी क्रम में आगे पंक्ति खड़ा है, यानी जब चौथी लड़की बैठेगी तो क्या लड़का आएगा, एक दो तीन चार लड़का, चार लड़का आ जाएगा। जब पांचवी लड़की आएगी तो लड़का एक दो तीन चार पांच लड़का आ जाएगा। और जब छठी लड़की आएगी तो एक दो तीन चार पाँच छः गो आ जाएगा। पॉइंट में बोल रहा है 6 गो आ जाएगा। जब सातवीं लड़की आएगी तो क्या लड़का आएगा, 7 गो आएगा, 2 3 4 5 6 7, 7 गो लड़का आ जाएगा। देखिए पहली लड़की आई, इसका ग्राफ छोटा कर देते हैं लड़का का, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहली लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, चौथी लड़की, पांचवी लड़की, छठी लड़की और सातवीं लड़की। सवाल में क्या बोला देखिए गौर करके। कहता है क्रम आगे जारी रहे, पंक्ति में कुल 35 लड़के और लड़कियां हैं। कुल कितने हैं, कुल जो हैं वो 35 बॉयज और गर्ल्स मिला करके होने चाहिए 35। तो देखिए गौर करके देखिए, जब एक लड़की है तो एक लड़का है, एक लड़की पर एक लड़का। यहाँ दूसरी जब नंबर पर आई लड़की तो इसके साथ दो लड़का आएगा। जब तीसरी लड़की आई नंबर पर, ये नंबर हो गया, और ये जब तीसरी आई तो इस पर 3 गो आया। जब चौथी लड़की आई तो इस पर 4 लड़का यहाँ पर दिया हुआ है। जब पांचवी लड़की है तो इसके साथ 5 गो। जब छठी है तो 6 व्यक्ति और लड़का आगे बैठा हुआ है। सातवां है लड़की तो 7 लड़का बैठा हुआ है। तो देखिए लड़का कितने हो गए टोटल, 7 6 13, 13 6 13 5 18, 18 2 20, 7 27 1 28, 28 को लड़का है और 7 गो लड़की है वहाँ पर। बस यही सवाल था आपका, पूरा सवाल बन जाएगा। 5वें और 17वें के मध्य कितने लड़के हैं, 5वें और 17वें, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, पाँचवा यहाँ पर है, पाँचवा और 17वां, 1 2 3 4, पाँचवा के बाद छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, यहाँ 17वां है। तो इसके बीच में पूछ रहा है कि कितने लोग हैं। तो देखिए कितने लड़के हैं, तो लड़के हैं तो लड़कियों को तो हटा देना है, तो पहले सब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 गो मान लिया जाए टोटल, 10 1 11 गो, 11 गो टोटल हैं और 11 गो में 1 2 3 गो लड़की है। तो 11 में से 3 लड़की चल जाएगी तो कई लड़का बचेगा, 8 बॉयज बचेगा। पहला का आंसर हो गया। दूसरा नंबर सवाल कहता है कुल कितने लड़कियां हैं, तो कुल लड़की की कै गो है, 7 गो। इसका आंसर क्या जाएंगे 7, यानी आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है 80 नंबर क्वेश्चन, 81 मतलब 80 कहते हैं इसको, 79 कहिए, 7 लड़की हो गया। और चौथा नंबर तीसरा मतलब 81 नंबर सवाल क्या है, 21वें और 30वें के मध्य कितनी लड़कियां हैं। 21वें तो 17 देखिए यहाँ हुआ था, याद है ना, 17 का 18 19 20 21, 21वें लड़की हो गई, 21वें स्थान पर है। 21वें और 30वें, तो 21 के बाद 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब 30 यहाँ पर पूर गया, तो इसके बीच कै लड़की है, मात्र एक ही तो लड़की है, तो इसके आंसर जाएंगे एक ही लड़की है। चलिए क्वेश्चन आसान था, इसको ग्राफ बना करके समझ लेना है कि क्या क्या होगा। मिटा दें इसे। चलिए कोशिश देखिए, अगर आपको तो हम ग्राफ में इतना बना के दिखा दिए, अगर चाहेंगे तो इस तरह से लिख के भी बना सकते थे, लेकिन आपको ऐसे लिख दिए ताकि आप समझ जाइए। क्वेश्चन नंबर 83 से लेकर करके 85, पहले 82 नंबर क्वेश्चन है। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। कहता है a पर पावर 6 गुने a पर पावर -4 भागा a पर पावर 3, यही न है। तो देखिए a पर पावर 6 गुने a पर पावर -4 है। जब ये माइनस में होता है घातांक तो इसको इन्वर्स, इनको उलट के लिखा जाता है, यानी 1/a, आधार उलट जाता है और ये घातांक नीचे चला गया 4, ये ऐसे हो जाता है। और ये भागा में है, तो भागा में है तो इस क्या में बन जाएगा, गुना में, उल्टेंगे तो ये गुना में बनेगा। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं तो a³/1 है, तो जब ये गुना में बजेगा तो ये हो जाएगा इतना, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए भाग में है। तो अब क्या करेंगे, गौर कीजिए, अब हम क्या करेंगे, गुना में घातांक जुटता है तो हो जाएगा a पर पावर 6 गुने a पर पावर 7। तो देखिए 6 गो में से 6 गो कट जाएगा तो बचेगा a पर पावर a, देखिए एगो बच जाएगा। तो आंसर देखिए कौन नंबर में है, a पर पावर a, C नंबर में आंसर है, इसके आंसर हो गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 84 85,
83, 84, 85, 83, 84 और 85, ये तीनों को देखना है। सवाल कहता है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में, ये मान लेते हैं टोटल विद्यार्थी हैं 40 गो, ठीक है। कहता है 24 विद्यार्थी खो खो, 20 विद्यार्थी कबड्डी और 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेल सकते हैं। देखिए 24 विद्यार्थी जो इसमें से है वो खो खो खेल सकता है, तो KH कर देते हैं खो खो को। और कहता है कि 20 विद्यार्थी कबड्डी खेल सकते हैं। 20 विद्यार्थी क्या खेल सकते हैं? कबड्डी। कैसे कबड्डी कर देते हैं? KH से खो खो। 24 विद्यार्थी खो खो और 20 विद्यार्थी कबड्डी खेल सकते हैं। और टोटल 40 को विद्यार्थी बोल ही रहा है, तो दोनों को जब जोड़िएगा आप तो कितना चल जाएगा? गौर कीजिए तो 44, यानी 44 विद्यार्थी दोनों खेल खेल रहा है। 44 विद्यार्थी क्या कर रहा है? दोनों खेल खेल रहा है। तो अगर सिर्फ कबड्डी पूछेगा आपसे तो क्या करिएगा? सिर्फ कबड्डी खो खो, पहले खो खो लेते हैं। सिर्फ खो खो खेलने वालों की संख्या 24 में, जिसे देखिए 20 और 24 जोड़े 44 आ गया, और यहाँ 40 गो है टोटल, तो 4 गो जो फालतू हो गया वो दोनों खेल खेलता है। तो अगर आपसे पूछ देता सवाल में दोनों खेल खेलने वाले, दोनों खेल खेलने वाले कितने? 4। तो सोचिए कि सिर्फ खो खो वाले कितने होंगे? 24 में से 4 चल गया तो बचा कितना? 20 गो। अब पूछेगा अगर आपसे सिर्फ कबड्डी खेलने वाले कितने हैं? सिर्फ कबड्डी, तो देखिए 20 में से 4 चल गया तो कितना बचा? 16, ठीक है। 20 में 4 गया तो कितना बचा? 16। अब सवाल में कहता है कि 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेल सकते हैं, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 36 गो। और देखिए 36 गो जो विद्यार्थी हैं वो कोई न कोई खेला खेल सकते हैं। 36 गो, 16 इधर पट्टी और इधर पट्टी 20, तो हो गया 36 गो। और देखिए ये जो 34 गो हो गया वो दोनों खेला खेल सकता है, तो मतलब जो 4 गो खिलाड़ी है वो दोनों खेल खेल सकता है। अब सवाल में क्या पूछा, इस पर चर्चा करते हैं। कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेल सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर 38 विद्यार्थी कोई न कोई खेल खेल रहे हैं। तो गौर कीजिए एक बात, हमारे पास तो खेलने वाला सिंगल में 36 गो आया और 4 गो दोनों खेला खेल रहा है। अब बोल रहा है 38 गो कोई न कोई खेल खेल सकते हैं, जबकि मेरे पास कबड्डी और खो खो मिला के मात्र 36 हो रहा है, और ये बोल रहा है 38 गो। इसका मतलब 2 खिलाड़ी और जो है खेला को इसमें से खेल रहा है, कोई न कोई खेला खेल रहा है। तो सोचिए 4 गो तो दोनों खेला खेल रहा था, 2 गो और आ गया, तो कितने खिलाड़ी हो गए? 6 खिलाड़ी। 6 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो दोनों खेल खेल सकते हैं, इसमें से ध्यान रखना है। कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं? कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए कबड्डी नहीं खेलते हैं कितने हो गए? तो 20 गो तो खो खो सिर्फ खेल रहा है, ठीक है। तो 20 गो विद्यार्थी, जो इसमें सवाल यही पूछा है कि कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं, तो 20 गो कबड्डी खेल रहा है 40 गो में से, तो 20 गो ऐसा विद्यार्थी है जो कबड्डी नहीं खेलता होगा। जब 20 गो खो खो खेल रहा है तो 20 गो कबड्डी खेलता होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 20 गो, क्योंकि सिर्फ वाला ही मेन मान होता है, बाकी दोनों खेलने वाला तो साइड का बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 85 पर। कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं? कोई भी खेल नहीं खेलने वाले कितने हैं? तो गौर कीजिएगा कि 38 गो कोई न कोई खेला खेल रहा है, तो 2 गो जो खिलाड़ी है वो कोई खेला नहीं खेलता है, यानी 2 गो होगा आंसर। चलिए एक बार फिर से सारे सवाल को समझ लीजिए। सवाल में क्या बोला कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 विद्यार्थी खो खो और 20 विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं। जब हम दोनों को जोड़े तो 44 विद्यार्थी आ गए, इसका मतलब 4 विद्यार्थी है जो दोनों खेल खेलता है। अब सवाल में कहता है कि बताइए 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेल सकते हैं, यानी 38 को खेल सकता है, जबकि मेरा जोड़े 24 में से अगर सिर्फ खो खो निकालते हैं तो 24 में से 4 गया 20, अब 20 में से 4 गया, क्योंकि 4 गो इसमें डबल खेल रहे हैं, हो गया था 44, तो 4 गो डबल खेल रहा है ना। 44 में से 40 है विद्यार्थी, तो 4 गो फिर इसमें घटा दिए तो 16 विद्यार्थी सिर्फ कबड्डी खेल रहा है। अब देखिए कि टोटल मिला के 36 गो हो गया, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 38 गो खेल सकते हैं, तो 2 गो और एक्स्ट्रा खेल रहे हैं। तो बोलता है कितने विद्यार्थी 2 खेल खेलते हैं, तो 4 गो तो आपके पास पहले से था और 2 गो और एक्स्ट्रा है खेलने वाला, तभी ने 6 खिलाड़ी हो गया, नहीं तो 2 गो और एक्स्ट्रा कीजिए तो 42 गो हो जाएगा। दूसरा सवाल बोला कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं, तो 20 गो तो खो खो खेल रहा है, तो 20 गो कबड्डी खेलता होगा, या कबड्डी नहीं खेलते हैं तो 20 गो खो खो खेल रहे हैं तो कबड्डी नहीं खेल रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या था अगला, कितने विद्यार्थी कोई खेल नहीं खेलते हैं, तो 38 गो तो कुछ ना कुछ खेल ही रहा है, तो 2 खिलाड़ी ऐसा है जो कोई खेल नहीं खेलता है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 86 पर। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखिए। एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए, मान लेते हैं ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का परिचय कराते हुए महिला कह रही है, मान लेते हैं ये महिला है, तो महिला व्यक्ति का परिचय कराते हुए कह रही है इस व्यक्ति के बारे में कि उसके भाई, यानी व्यक्ति के भाई, व्यक्ति के कौन, भाई। महिला जब कह रही है व्यक्ति का परिचय कराते हुए कि उसके भाई, यानी व्यक्ति का भाई, उसके भाई मेरे पिता, महिला के पिता ले लेते हैं, महिला के पिता, मेरे दादाजी, उसके भाई मेरे दादा के इकलौते पुत्र। दादा किसको बोलेंगे, महिला के पिता कहलाएंगे दादा, महिला के पिता क्या कहलाएंगे, दादा। मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र यानी मेरे पिता इकलौते पुत्र हैं। उसके जो भाई हैं, उसके भाई के जो पिता हैं, इसके भाई के पिता जो हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते कहते हैं उसके भाई के पिता, व्यक्ति के भाई के पिता, ये जो व्यक्ति है मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी मेरे दादाजी के इकलौता पुत्र हैं। इकलौता पुत्र होने का मतलब क्या है, ये मेरे पिताजी हैं, तो ये महिला के भी पिताजी हैं और इन सब के भी पिताजी हैं। तो सवाल में पूछ दिया, बताइए महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो उस व्यक्ति से महिला जो है संबंधित बहन है। महिला क्या है, बहन है। तो इसका आंसर कौन जाएंगे, सी नंबर, महिला जो है बहन है उस व्यक्ति का। चलिए आ जाते हैं आगे। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है। देखिए भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ती है और ये जो है 30,000 साल पुरानी गुफा मानी जाती है। अगला है 88 नंबर, मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा था, तो ये कालिदास ने। अगला है 89 नंबर, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में बहती है, तो वो कावेरी नदी है, जिस पर कावेरी विवाद भी हमेशा रहता है। आपको पढ़े होंगे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी को लेकर विवाद भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 90, किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। माइकल फेलिप्स जो अमेरिका के हैं, वो तैराकी के लिए जाने जाते हैं, तो ये तैराकी में सबसे ज़्यादा जो हैं स्वर्ण पदक जीते हैं, याद रखना है। कभी कभी सवाल पूछ भी दिया जाता है कि माइकल फेलिप्स जो हैं वो कहाँ के हैं और किस खेल से संबंधित है, तो तैराकी से संबंधित है और अमेरिका के हैं, इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 91 है, एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है, ये त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। सवाल कहता है एक मीनार के आधार से, मान लेते हैं ये मीनार है, मीनार का मतलब हो गया बिल्डिंग। एक मीनार के आधार इसको बोलते हैं और टॉप इसको बोलते हैं। आधार से 20 मीटर दूरी, 20 मीटर इधर दूरी चले जाते हैं, कितने मीटर, 20 मीटर। 20 मीटर की दूरी से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से मीनार की चोटी यहाँ है, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यहाँ पर जो कोण बन रहा है इस 60 डिग्री है। उन्नयन कोण ऊपर की ओर देखता है और अवनमन कोण नीचे की ओर, तो 60 डिग्री बन रहा है। कहता मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ऊंचाई याद करने का मतलब हुआ इसका मान ज्ञात करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर से समझिए, एक मीनार है जिसका नीचे ज़मीन है और ये आपका चोटी है उसका मीनार का। यहाँ से 20 मीटर दूरी पर से जब देखते हैं तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनता है, उन्नयन कोण। तो कहता है बताइए यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना है। तो आपको देखना होगा कि कौन से फार्मूला में आधार और लंब होता है, या लंब और आधार। तो आपको पढ़ाए थे लाल बटा कक्का, याद होगा। तो लंब और आधार किस में होता है, देखिए लंब और आधार tan थीटा में होता है। ये आपका tan थीटा का होता है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा पढ़ाए थे, याद कीजिए। तो tan थीटा, तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि थीटा जब कितना है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब हो गया x और आधार हो गया 20 मीटर। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3। एक सवाल आया था जिसमें मान भी पुट करना था, बराबर x बटा 20, तो इधर जाएगा तो जाएगा 20 √3। x का वैल्यू निकल गया कितना, 20 √3। देखिए कौन से ऑप्शन में है, अच्छा 34.6 है, तो √3 का मान होता है 20 गुने 1.73। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो लगभग आपके 34.56 जो भी हैं 6 मीटर के आसपास आ जाएगा।
√3 का मान पुट कर दिए, 1.73 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लेके। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या पूर्ण वर्ग है। नीचे आपको संख्या दी हुई है 92 में, कौन कौन संख्या है, 0.09, बी नंबर में 8.1, 0.025 और ऑल। कहता है कौन एक वर्ग है, पूरा पूरा कट जाए वर्गमूल। देखिए देखने में आपको लगेगा 25 भी है, 81 भी है, 9 भी है, लेकिन ऐसा नहीं है, दशमलव का भी खेला है। तो जब दशमलव लगता है तो संख्या का जोड़ा इधर से बनता है, किधर से बनता है, इधर से। जब दशमलव लगता है तो इधर से जोड़ा ऐसे जाता है, और दशमलव नहीं होता है नहीं तो इधर से जोड़ा बनता है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे आपको ले लेते हैं 364, तो इधर से दशमलव, इधर से जोड़ा बनता है, ऐसे से जोड़ा बनते जाता है, लेकिन जब दशमलव लग जाता है तो जोड़ा इधर से बनते जाता है, इस बात का ध्यान देना है। देखिए इसको 09 को 9 पढ़िएगा, लेकिन जब इधर जोड़ा लगाइएगा तो दशमलव के बाद 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं होता है। तो जोड़ा कैसे बनेगा, देखिए 81 बनेगा, ऐसे बनेगा, लेकिन 81 नहीं है, 8.1 है, और 8.1 किसी का वर्गमूल नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्लियर। चलिए अब देखिए जोड़ा इधर से बनाइएगा, तो इधर से ऐसे जोड़ा बनेगा। तो देखिए 0 जो है किसी का जोड़ा बनाइएगा तो ये जोड़ा बनेगा, नहीं निकलेगा इसका वर्गमूल। जोड़ा बनेगा तो 0 लगा दिए, लेकिन दशमलव है तो ये भी पूरा पूरा कहता है पूर्ण वर्गमूल बन जाए, तब पूरा पूरा वर्गमूल ही भी नहीं है। यही सवाल पूछा है, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद है 0.25 तो हो गया क्लियर। ये भी ऑल तो नहीं है, जब क्योंकि जब नहीं है तो आंसर ये ही जाएगा। इसका वर्गमूल होगा 0.3 को जब गुना कीजिएगा, स्क्वायर निकालिएगा तो 0.9 आ जाएगा, 0.09। तो इसका आंसर कौन होंगे, ए नंबर। 93, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है। देखिए उस समय, ये 2015 का क्वेश्चन है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं डॉक्टर नसीम जैदी उस समय के। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 94 पर। एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, सो देखिए। एक इमारत है और इसके सहारे एक सीढ़ी खड़ा है। मान लेते हैं इधर धरातल है, ज़मीन है, ये ज़मीन है, और एक सीढ़ी जो है ये बिल्डिंग के लग करके खड़ा है। कहता सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूरी है। सीढ़ी का जो आधार है इमारत से कितना मीटर दूर है, 6 मीटर दूर है। कहता है सवाल में, यदि इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, ये जो सीढ़ी है कितना मीटर तक पहुंचती है, 14 मीटर तक, यानी यहाँ से यहाँ तक इमारत तक 14 मीटर तक पहुंच जाती है। तो कहता है सीढ़ी की लंबाई बताइए। पिछले सेम जैसा सवाल है, यहाँ पर आपको कर्ण निकाल देना है, बस यही तो सवाल है और कुछ नहीं। त्रिकोणमिति का सवाल नहीं, साधारण है। एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है। मान लेते हैं ये इमारत है और इसके सहारे सीढ़ी खड़ा है। तो कहता है सीढ़ी का आधार यानी नीचे वाला पॉइंट, और इमारत से 6 मीटर दूरी पर है। यहाँ से यहाँ कितना दूर है, 6 मीटर, और इमारत की ऊंचाई 14 दे दिया है, और सीढ़ी की लंबाई पूछा है। कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर फार्मूला आप पढ़े होंगे, लंब स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के अंडर रूट। 14 का स्क्वायर 196 प्लस 36, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 9 3 12 1 13 के 3 हाथ में 1 1 232 हो रहा है। तो चरका पहाड़ा सकारिए, 4 गुने 4 5 20, और 20 के बाद कितना बच गया, 3 32, तो 4 8 32, 58, यानी 4 का 2 वर्गमूल √58। 4 का वर्गमूल 2 और √58। देखिए ऑप्शन कौन में, बी नंबर में। तो ये आंसर हो गया। चलिए ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 हो गया। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन नंबर 95, एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है और इसकी लंबाई इतनी है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे पार करने में कितना समय लगेगा। सवाल में देखिए क्या दिया है कि एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर पर आवर की गति से चाल दे दिया है, चल रही है, और इसकी लंबाई भी दे दिया, रेलगाड़ी की लंबाई भी दे दिया है 180 मीटर है, और समय पूछ दिया है। देखिए समय बराबर फार्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी देखिए कितना है, 160, सॉरी लंबाई कितना है, 180 किलोमीटर, 180 मीटर है, याद रखिएगा। अच्छा ये मीटर में है, और चाल जो है वो किलोमीटर में है। तो किलोमीटर और मीटर में तो कटेगा नहीं, तो किलोमीटर को चेंज करना है। अगर किलोमीटर पर आवर में है और इसको बदलिएगा मीटर पर सेकेंड में, तो आपको 5/18 से गुना करना होगा। तो 5/18 से गुना कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो ये 18 को काटेंगे, काटिए,
ये 18 को ऊपर लेके चल जाते हैं सीधे, है ना। तो 18 ऊपर चला गया यहाँ से। अब काटिए, 0 से 0 कैंसिल, क्लियर। अब कटेगा 9, ये कटेगा 8, और कटेगा 9, कटेगा 4। तो 9 9 81/20, इसको भागा मारिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 8 5 5 8 25 40, 400, 5 20 25 100, 40.05। देखिए तो 40 भागा मारिएगा तो कितना आ जाएगा, 40.05 सेकेंड आपके ऑप्शन नंबर ए में बैठा हुआ है। तो आंसर आ जाएंगे 4.05। क्लियर है। 81 को 20 से भागा मारिएगा तो 20 चौक 80 और फिर 100 बचा, मतलब एक पर 0 बैठा करके कर लिए और 0.5 लगा लिए। चलिए ठीक है। जीका वायरस जिसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, मच्छर। देखिए जीका वायरस जो है वो मच्छर जब काटता है तो उसके द्वारा फैल जाता है, मनुष्य में आ जाता है जीका नाम का वायरस। तो किसके द्वारा वो फैलता है, मच्छर के द्वारा। मच्छर काटता है तो जीका वायरस शरीर में आता है। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन क्या है, सो देखते हैं। 97 कह रहा है कि एक जो है 3480 रुपये की साइकिल बेचकर 20% लाभ कमाता है। क्रयमूल्य बताइए। साइकिल बेचकर 20% लाभ कमाता है। 3480 रुपये की साइकिल बेचकर, देखिए इतना में साइकिल को बेच दिया गया है और 20% लाभ कमाया है। क्रयमूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य देल है और क्रयमूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रयमूल्य निकालना है। पहले खरीदते हैं तो रिलेशन उल्टा, तो उल्टा करेंगे तो 100 ऊपर चल जाएगा। और कितना का लाभ ले रहा है, 20 का, तो 120 कर दीजिए, 0 0 काट दीजिए। देखिए बरकन 24 36 12 दूनी 24, 10 बच गया। बरनमा 78 से 290 यानी 2900 रुपया में साइकिल को खरीदा गया था और 3480 में बेचा गया था। तो 20% लाभ कमाया जा रहा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ए किसी काम को 40 दिन में करते हैं और कहता है बी उसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो आपको पता है कि दोनों का काम कुल लघुत्तम कुल काम होता है, तो 40 और 20, 30 का लघुत्तम 120, तो एलसीएम 120 है। इसका मतलब यही है क्या, कुल काम। कुल काम कितना आ गया, 120। तो 40 तिया 20 से और 30 चौक 20 से, ये हो गया दिन, ये हो गया क्षमता। क्षमता मतलब एक दिन में किया गया काम। कहता है दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। कितना काम करना है, 120 काम, और दोनों मिलेगा तो कितना काम करेगा एक दिन में, 7 काम। तो सोचिए अगर ये पूरा काम को करना चाहेगा दोनों मिल करके, यानी ए प्लस बी मिल के, तो 7 काम करेगा। और 120 काम करना है तो 120/7 दिन में काम कर देगा। 120/7, 17 7 19 से आंसर है, 17 7 19 से 120/7। अगला है प्राचीन ग्राफीन क्या है। ग्राफीन जो है वो कार्बन का अपरूप है। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया ग्राफीन क्या है, तो ग्राफीन कार्बन का अपरूप है। 100 नंबर, क्वेश्चन नंबर 100 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है कि एक दुकानदार 2 कुर्सियाँ 462 रुपये में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2 कुर्सी का। कितने कुर्सी का, 2 कुर्सी का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 462 रुपया। एक पर 12 का लाभ और दूसरे पर 12 की हानि। तो आप अभी तुरंत पढ़े थे x + x - y - xy/100, इस पर हम निकाल लेंगे तो -12 × 12/100, 12 से 12 कैंसिल, यानी 12/4 1.44। इतना प्रतिशत का हानि हो गया, क्योंकि किस में है, माइनस में। तो इतना का हानि हो गया तो मान लेते हैं कि कुल वस्तु 462 का है, तो 1 × 4 जो है 462 रुपया का इतना प्रतिशत हानि हो रहा है। तो देखिए 20% जब हानि होता था इतना का, तो याद कीजिए आप 20/80 करते थे ना। जैसे बोलेगा 30% हानि, तो 30% हानि यानी कितना, 30/70 करते थे, 100 में घटा के लिखते थे। तो 100 में से 144 घटा दीजिए, तो देखिए 100 में से हम लिख देते हैं 100 - 1.44 घट जाएगा। इतने के आपको कैलकुलेशन करना है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 100 नंबर तो हो गया। तो आज सेट नंबर 5 का सॉल्यूशन था और सेट नंबर 5 में 1 से लेकर 100 तक सॉल्यूशन कर दिया। अगले क्लास में हम सेट नंबर 6 पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वहाँ कौन से सवाल किस तरह के पूछे गए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 6 के साथ। धन्यवाद।